हेलो 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 बच्चों। अभी बारी है हमारे 11th के कुछ चैप्टर्स करने की। उसमें से ऑब्वियसली जो पहला चैप्टर होगा वो होगा सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। छोटा चैप्टर है। 1 मार्क शायद एक क्वेश्चन पूछा जाता है हर पर चैप्टर 11th की अगर बात करोगे तो। लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग कि भले एक क्वेश्चन हो, दो क्वेश्चन हो, ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके फिजिकल केमिस्ट्री में यूज़ होते हैं। तो डेफिनेटली हम दोनों साइड से पढ़ने वाले हैं, बट हमारा जो मेन फोकस होगा उसका सीईटी वेटेज ही होगा। तो उसके हिसाब से ज़्यादातर अगर आप देखोगे तो कितने क्या इसका वेटेज है, तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं आपके मोल कॉन्सेप्ट पे, यानी बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स, इजंट इट। जो आपके टिपिकल फार्मूलाज है, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, गिवन मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगाड्रोस नंबर, और तीसरा है द लास्ट विच इज़ गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 अगर एसटीपी कंडीशंस है तो, राइट। तो ये जो 3 फार्मूलाज है उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और वही इस चैप्टर का स्टार है, राइट। फिर इसके अलावा एटॉमिक मास अगर है, इसका मतलब जो आइसोटोपिक मास होते हैं उस पर कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लॉज जो है आपके, जो लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस जो है, डेफिनाइट प्रोपोर्शन, कंजर्वेशन ऑफ मास, राइट, मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये वाले जो लॉज है इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं। एंड ऑफ कोर्स यूनिट्स जो है उस पर भी क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन जो मेन आपका है जिसपे काइंड ऑफ 70 to 75 क्वेश्चंस भर भर के आते हैं वो है आपका सम बेसिक प्रिंसिपल्स में से मोल कॉन्सेप्ट। अभी अगर हम बात करेंगे यूनिट्स की तो आप देखो यहाँ पे कि अगर लेंथ है, लेंथ की बात हो रही है तो इसका जो यूनिट है वो है मीटर, एसआई यूनिट ऑफ कोर्स, एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज एम। मास की बात हो रही है तो किलोग्राम, इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज केजी। टाइम इज सेकेंड्स, रिप्रेजेंटेड एज एस। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर्स, रिप्रेजेंटेड एज ए। थर्मोडाइनेमिक टेम्परेचर केल्विन, रिप्रेजेंटेड एज के। amount of substance mole represented as MOL, and of course luminous intensity candela represented as CD। तो ये आपके जो है 7 बेसिक आपके फिजिकल क्वांटिटीज़ है और इसके ये करस्पॉन्डिंग फिजिकल क्वांटिटीज़ के 7 यूनिट्स है और ये उसके रिप्रेजेंटेशन है। अभी अगर हम बात करेंगे कन्वर्जन्स की तो आपको पता है कि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। अगर लेंथ की बात हो रही है तो 1 नैनोमीटर इज 10 टू द पावर -9 मीटर। 1 पिकोमीटर इज 10 टू द पावर -12 मीटर। वॉल्यूम की बात हो रही है तो 1 लीटर इज 1 dm³ विच इज़ ऑफ कोर्स 1000 ml और 1000 सेंटीमीटर क्यूब, बिकॉज 1 ml इज 1 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो 1 ml इज 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अगर मीटर की बात हो रही है तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स और 1000 dm³ विच इज़ 10 टू द पावर 6 ml और ऑफ कोर्स 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो ये सारे कन्वर्जन्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि इस चैप्टर में इस पे से कोई क्वेश्चन आया, लेकिन आगे जाके आपको पता है कि कहीं ना कहीं आपको ये कन्वर्जन ज़रूर लगते हैं। टेम्परेचर ऑफ कोर्स आपको टेम्परेचर के लिए 2 स्केल्स है, इनफैक्ट 3 स्केल्स है, एक है फ़ारेनहाइट वाला, एक है डिग्री सेंटीग्रेड वाला और एक है केल्विन वाला। फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेंटीग्रेड इज, दिस इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट एंड दिस इज द टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर आपको फ़ारेनहाइट से डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है या डिग्री सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट, सो यू आर गोइंग टू मेक यूज ऑफ दिस फॉर्मूला। टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। और केल्विन तो आप सबको पता है कि डिग्री सेंटीग्रेड से अगर केल्विन में करना है सो फॉर दैट यू हैव टू ऐड 273.15। ओके, अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, सो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी। तो आपको पता है डेंसिटी क्या है। सो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, इट इज मास अपॉन वॉल्यूम। तो जो मास अपॉन वॉल्यूम है, मास क्या है, तो मास ऑफ कोर्स इज योर केजी एंड वॉल्यूम इज योर मीटर क्यूब। सो इट्स गोइंग टू बी केजी मीटर क्यूब। सो डेफिनेटली यहाँ पे जो सही आंसर होगा दैट विल बी योर करेक्ट आंसर विच इज योर केजी मीटर क्यूब। नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ नैनोमीटर एंड पिकोमीटर्स आर रिलेटेड बाय। तो आपको पता है कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -9 मीटर और आपको पता है 1 पिकोमीटर इज 10 टू द पावर -12 मीटर, राइट। तो नैनोमीटर और पिकोमीटर में क्या रिलेशन होगा, तो आप देख सकते हो कि आपका पिकोमीटर जो है इज अ स्मॉलर यूनिट देन योर नैनोमीटर। तो कितने से स्मॉलर है, तो इफ 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -9 मीटर
एंड 1 पिकोमीटर इज 10 to the power minus 12 मीटर, इसका मतलब 1 नैनोमीटर इज 10 to the power 3 meters, isn't it? 1 nanometer is equal to 10 to the power 3 meters. इस तरह से you know that your correct answer is going to be option D. So यहाँ पे this is the type of questions which can be asked. Next, find the value of minus 197 degree centigrade in Kelvin. तो आपको पता है कि ये 197 को आप क्या ऐड करोगे, तो 273 ऐड करोगे. सो दैट वुड बी ऑफकोर्स बेसिकली आपको सब्सट्रैक्ट ही करना पड़ेगा इसमें से. तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका 76. ठीक है. सो दिस प्लस 76 विल गिव यू द वैल्यू विच इज़ 273. ओके, तो दैट विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट इफ द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इज 60. तो आपको पता है दैट टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32. ओके, तो टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो हमको फाइंड करना है. तो ये x कंसिडर करते हैं. 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड इज 60 प्लस 32, राइट. तो ये क्या हो गया, तो ये हो गया आपका 12. 108 प्लस 32 विच ऑफकोर्स इज इक्वल टू 140. तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका 140. ओके, तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस हैं. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द फिजिकल क्वांटिटी दैट इज मेजर्ड इन कैंडेला. तो आपको पता है इसका आंसर है लुमिनस इंटेंसिटी. नेक्स्ट, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. अब ये लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में फर्स्ट है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ओके, अब यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो द एंटायर मास ऑफ द यूनिवर्स इज कंजर्व्ड, राइट. या अगर केमिकल रिएक्शन की बात करोगे तो वॉट एवर इज द मास ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल टू द मास ऑफ द रिएक्टेंट. अगर पूरी तरह से आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं दैट मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट. ओके, बट इसके लिए ऑब्वियसली आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपका पूरा का पूरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो सो योर एंटायर रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट. आपका जो एंटायर रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन हर रिएक्शन में ऐसे नहीं होता. कुछ ना कुछ रिएक्टेंट बच जाता है. तो फिर इन दैट केस मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट प्लस मास ऑफ अनरिएक्टेड रिएक्टेंट. ओके, तो ये है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जहाँ पे आपको पता है कि मास जो है वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता. द मास ऑफ द एंटायर यूनिवर्स विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट. ठीक है. और अगर आप एक केमिकल रिएक्शन के हिसाब से बात कर रहे हो तो यू नो दैट लॉ ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू मास ऑफ रिएक्टेंट प्लस मास ऑफ प्रोडक्ट. अगर अनरिएक्टेड आपके रिएक्टेंट है तो, और अगर पूरा का पूरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो ऑब्वियसली इट विल बी मास ऑफ योर रिएक्टेंट विच इज़ इक्वल टू मास ऑफ योर प्रोडक्ट. ओके, ये एक लॉ है. फिर इसके अलावा कौन सा लॉ है? सो यू हैव गॉट लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन. ओके, नाउ व्हाट इज लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन? तो लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन में आपको पता है कि अगर आप किसी भी केमिकल कंपाउंड की बात कर रहे हो, जैसे कोई भी केमिकल कंपाउंड, वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, तो इस पे जो वेट हाइड्रोजन का है और जो वेट ऑक्सीजन का है वो हमेशा फिक्स्ड होता है. मतलब द रेशियो इन विच दे कंबाइन विल ऑलवेज बी फिक्स्ड irrespective of the method of preparation or the source from which you get. ओके, तो वाटर आप लैब में प्रिपेयर करो, या वाटर आप सी से लो, या वाटर आप रेन से लो, या वाटर आप लेक से लेना या रिवर से लेना, कहीं से भी वाटर लो या लैब में प्रिपेयर करो, तो जो रेशो है
बाय वेट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। एंड ये सिर्फ वाटर के लिए नहीं है, ये हर एक केमिकल कंपाउंड के लिए है। जब केमिकल कंपाउंड आपस में कंबाइन करेंगे, सो दे विल ऑलवेज डू इन अ फिक्स रेशियो ऑफ देयर वेट, इरिस्पेक्टिव ऑफ द मेथड ऑफ प्रिपरेशन और ऑफ कोर्स द सोर्स फ्रॉम विच यू गेट द कंपाउंड। ओके, सो when elements combine, when elements combine to form a compound, when elements combine to form a compound, अगर elements आपस में combine करके compound form करे तो remember that when the elements combine to form a compound, then the ratio by weight, then the ratio by weight will always be fixed, irrespective of method of preparation और सोर्स। ठीक है, जैसे वाटर की अगर बात करोगे तो वाटर है 2 ग्राम्स और ऑक्सीजन ग्राम्स, राइट। सो ये हमेशा रेशो बाय वेट 1:8 होगा वाटर के लिए, चाहे फिर आप कहीं से भी वाटर को लाओ या किसी भी मेथड से प्रिपेयर करो। कार्बन डाइऑक्साइड की अगर बात करें तो कार्बन 12 है और ऑक्सीजन इज 32, सो दिस विल बी 4:8, राइट। तो ये रेशो कभी चेंज नहीं होगा अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो ये सिर्फ ये दोनों के लिए नहीं है, ये हर एक कंपाउंड के लिए है। एंड फिर इट इज़ मल्टीपल प्रोपोर्शन। So the next is law of multiple proportion. अब ये लॉ के हिसाब से क्या है, तो अगर आपका एक एलिमेंट है जो एक से मतलब एक एलिमेंट दूसरे दो एलिमेंट्स है, दो एलिमेंट्स जो आपस में कंबाइन करके एक से ज़्यादा कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ दैट द वेट ऑफ वन एलिमेंट विच कंबाइंस विद द फिक्स्ड वेट ऑफ द अदर एलिमेंट विल ऑलवेज बेयर अ सिंपल रेशो। सो इफ देर आर टू और मोर एलिमेंट्स, इफ देर आर टू एलिमेंट्स, if there are two elements which combine with each other, which combine with each other, which combine with each other to form more than one compound. ओके, वो आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन करके एक से ज़्यादा कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं, देन द वेट ऑफ द एलिमेंट, देन द वेट ऑफ द एलिमेंट which combines with the fixed weight of the other element will always bear a simple ratio. ओके, तो इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब है कि मान के चलो कि अगर आप बात करें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, तो एक जो कंपाउंड है वो वाटर है और दूसरा है H2O2। तो इसमें अगर आप देखोगे तो हाइड्रोजन इज 2 ग्राम एंड ऑक्सीजन इज 16 ग्राम। यहाँ पर भी हाइड्रोजन इज 2 ग्राम एंड ऑक्सीजन इज 32 ग्राम्स, राइट। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है here is combining with 2 grams of hydrogen and here the oxygen is combining with 2 grams of hydrogen। तो यहाँ पे आपका जो ऑक्सीजन है वो एक फिक्स वेट ऑफ हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर रहा है। तो अगर आप ऑक्सीजन के वेट का रेशो लोगे तो इट विल बी अ सिंपल रेशो, दैट इज 1:2।
ओके तो इस तरह से यू हैव टू अंडरस्टैंड कि दो एलिमेंट होने चाहिए और वो आपस में कंबाइन करके एक से ज़्यादा कंपाउंड फॉर्म करने चाहिए। तो बात हो सकती है कार्बन मोनोऑक्साइड की और कार्बन डाइऑक्साइड की। तो कार्बन 12 है, ऑक्सीजन 16 है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कार्बन 12 है और ऑक्सीजन 32 है। तो इसका मतलब ये जो ऑक्सीजन है वो 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन के साथ कंबाइन कर रहा है, यानी ऑक्सीजन इज कंबाइनिंग विद द फिक्स्ड वेट ऑफ द अदर एलिमेंट। तो जब ऑक्सीजन के वेट का रेशो आप लोगे तो इट विल बी अ सिंपल रेशो, सो इट विल बी 16:32 विच इज 1:2, राइट। सो दैट इज वॉट यू हैव टू अंडरस्टैंड। दिस आर द 3 लॉज जिस पे क्वेश्चन होते हैं। तो चलो पहला क्वेश्चन क्या है, अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट इज स्टेटमेंट ऑफ विच लॉ। तो ऑब्वियसली ये बेसिकली आपको ये बता रहा है कि एक गिवन कंपाउंड में जो एलिमेंट्स होते हैं उनका रेशो बाय वेट फिक्स्ड होता है। सो इट इज योर लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड डज नॉट एक्सप्लेन लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के लिए आपके पास दो एलिमेंट्स होने चाहिए और वो आपस में कंबाइन करके एक से ज़्यादा कंपाउंड फॉर्म करने चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दोनों ऑक्सीजन है, O2 और O3, तो ये कोई कंपाउंड नहीं है, राइट। तो ये ही आपका सही आंसर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड डेमोन्स्ट्रेट द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो आपको बस ऐसा एक ऑप्शन ढूंढना है जिसमें दो एलिमेंट्स है जो आपस में कंबाइन करके एक से ज़्यादा कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि दो एलिमेंट्स है यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन और वो आपस में कंबाइन करके एक से ज़्यादा कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं। ये देखो, pure sample of copper carbonate synthesized laboratory and found naturally in both contains 51.3% carbon, 38.91% copper, 51.35% copper, 38.91% carbon and 9.7% of your oxygen, right? Copper carbonate क्या होता है, तो CuCO3 होता है, ओके, बाय वेट ऑफ ऑक्सीजन। दिस इज इन अकॉर्डेंस विथ। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि कॉपर, कार्बन और ऑक्सीजन आपस में एक फिक्स वेट में कंबाइन करेंगे तो ही कॉपर कार्बोनेट फाइंड होगा। तो ये है आपका लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ कंपाउंड्स डज नॉट डेमोन्स्ट्रेट द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो डेफिनेटली आपको ऐसा एक ऑप्शन ढूंढना है जहाँ पे दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करके एक से ज़्यादा कंपाउंड नहीं फॉर्म कर रहे। तो ए में ऐसा हो रहा है, बी में और डी में भी ऐसा हो रहा है। तो जहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है वो है आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट, a given compound always contain exactly the same proportion of element by weight is a statement of law of definite proportion। ठीक है, ये देखो, which of the following pair of compound does not, तो ये obviously है आपका O2 and O3। फिर ये देखो, which of the following pairs of compound demonstrate law of multiple proportion। तो multiple proportion में your correct answer will be C and CO। हाँ, अब बात है आपके मोल कॉन्सेप्ट की। अब ये मोल कॉन्सेप्ट क्या है, तो ये बेसिकली आपका जो मोल कॉन्सेप्ट है ये एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल वन स्टेटमेंट वाला लाइन है। और ये क्या है, अ सब्सटेंस विच कंटेन्स एवोगाड्रोस नंबर। ओके, सो अगर आपका सब्सटेंस जो है अगर उसमें एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स है या एवोगाड्रोस नंबर है, उसमें अ सब्सटेंस विच कंटेन एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल इज कंसिडर्ड टू बी 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, राइट। तो आपका एक मोल सब्सटेंस कौन सा सब्सटेंस है जिसमें एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं। और आपको पता है कि एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होते हैं, तो इट इज़ गोइंग टू बी 6.023 इंटू 10⁻23। तो जो भी सब्सटेंस है उसमें अगर इतने पार्टिकल्स है, कितने 6.023 इंटू 10⁻23, तो ये हो गया आपका 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, राइट। तो जैसे 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या हो गए, व्हाट विल बी 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, it will be 6.023 into 10⁻23, right। या 1 मोल ऑफ से Cl माइनस आयन्स, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 मोल का मतलब इट विल बी 6.023 इंटू 10⁻23। या इट इज़ 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, so 1 mole of water molecule will be 6.023 into 10⁻23 water molecules, okay। तो अगर 1 मोल आपकी क्वांटिटी है
तो सॉरी, एवोगाड्रोस नंबर अगर आपकी क्वांटिटी है पार्टिकल्स की, तो वो जो भी सब्सटेंस है उसको हम 1 मोल बोलेंगे। फिर वो एप्पल्स हो सकता है, रबर्स हो सकते हैं, जो भी हो सकता है, ठीक है। सो दैट इज बेसिकली योर कॉन्सेप्ट ऑफ मोल। ओके, नाउ हाउ डू यू फाइंड नंबर ऑफ मोल्स? तो नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन बाय, फर्स्ट इज योर गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ओके, इस तरह से आप नंबर ऑफ मोल्स ढूंढ सकते हो। फिर गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4, सो दिस इज समथिंग विच इज, और गिवन पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रोस नंबर, गिवन पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रोस नंबर। तो इस तरह से आप नंबर ऑफ मोल्स ढूंढ सकते हो। अब इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि अगर गैसेस है, सो इफ यू हैव गॉट गैसेस, राइट, तो गैसेस के लिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और वो है कि गैसेस जो है एक पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं एट एसटीपी कंडीशंस, राइट। तो अगर आपने 1 मोल गैस लिया है, कितने मोल? 1 मोल। 1 मोल ऑफ एनी गैस at STP will occupy 22.4 liters या DMQ। ओके, तो आपके बुक में थोड़ा इधर उधर दिया होगा, बट दैट्स ओके, दैट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, यू कैन टेक इट एज 22.4। तो 1 मोल अगर गैस है आपके पास, और अगर वो एसटीपी कंडीशंस में आपने रख दिया, तो उसका वॉल्यूम होना चाहिए 22.4। तो जो दूसरा फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का, अगर आपके पास वॉल्यूम पता है आपको, सो नंबर ऑफ मोल्स विल बी गिवन बाय गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4। ओके, तो जो पहले 2 फॉर्मूलाज देखे थे, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, गिवन पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रोस नंबर, और अब ये तीसरा है, बट यहाँ पे एक कंडीशन है कि आपका जो वॉल्यूम है वो एसटीपी पे मेजर हुआ चाहिए। तो ये अगर वॉल्यूम एसटीपी पे आपने मेजर किया है, तभी आप उसको 22.4 से डिवाइड कर सकते हो, एंड दैट विल इन टर्न गिव यू द नंबर ऑफ मोल्स। तो ये बेसिकली आपके मोल कॉन्सेप्ट का, बस यही आपका मोल कॉन्सेप्ट है, राइट, कि 1 मोल अगर सब्सटेंस है तो इसका मतलब उसमें एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल होने चाहिए, या अगर आपने एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल लिए तो फिर वो 1 मोल होता है। और आपको नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करोगे? तो जो 3 फॉर्मूलाज है गैस के रिलेटेड, अगर सब्सटेंस है, लिक्विड है या सॉलिड है तो 2, और गैस है तो 3, पहले वाले 2 और ये वाला 1, जो वॉल्यूम है एट एसटीपी। चलो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 5.4 ग्राम्स ऑफ यूरिया इज, तो अगर आप 5.4 ग्राम यूरिया लिया है आपने, तो ये आपका गिवन वेट है, और यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट होता है 60, तो यहाँ पे इससे आपको मिलेंगे नंबर ऑफ मोल्स, राइट। तो ये क्या होगा? तो ऑब्वियसली दिस विल बी 0.09। ओके, ये आपके नंबर ऑफ मोल्स है। और अगर आपको मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं, तो डेफिनेटली आप अभी क्या करोगे? तो यू आर जस्ट गोइंग टू मल्टीप्लाई इट बाय 6 इंटू 10 टू द पावर 23, राइट। So that would be approximately 5.4 into 10 to the power 22. Okay, so that will be your answer B. How many grams of water are present in 0.25 moles of it? तो आपको पता है कि 1 मोल वाटर जो है उसमें उसका जो वेट है वो कितना होता है? तो 18 ग्राम्स, राइट। सो 1 मोल वाटर का वेट है 18 ग्राम्स। तो अभी आपके पास कितना है? तो 0.25 मोल्स है, तो इसका वेट कितना होगा? So that would be 18 into 0.25, which is equal to 18 into 1 by 4, right? So that would be 4.5 grams. Okay, so that will be your correct answer, 4.5 grams. Next, what is the volume occupied by 24 grams of methane at STP? तो अगर आपके पास 1 मोल है मीथेन, यानी बेसिकली अगर आपके पास 16 ग्राम्स है, क्योंकि मीथेन जो है उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो है 12 + 4 विच इज इक्वल टू 16। तो 16 ग्राम्स अगर आपके पास मीथेन है तो इट इज़ 1 मोल, बिकॉज द वेट ऑफ एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल is going to be 16, which of course is your weight of 1 mole, right? तो अगर 16 ग्राम्स आपके पास मीथेन है तो इट विल ऑक्यूपाई अ वॉल्यूम ऑफ 22.4, और अभी आपके पास कितना है? तो 24 ग्राम्स है, तो इसका मतलब क्या वॉल्यूम होगा? सो इट विल बी 22.4 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 60, राइट। दैट इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे, सो दिस विल बी 4 6 right, and 4 4 and this will be 4 5 and 6 this will be 6 6 36, carry over 3, this will be 33,
right? So it will be 33.6. Next, how many moles of urea are present in 5.4 grams? तो we already how many moles? तो ये जो 5.4 है ना, इसको आप किससे डिवाइड करो, 60 से डिवाइड करो, तो इट वुड बी 0.09 मोल्स. Which gas among the following contains maximum number of molecules at STP? तो maximum number of molecules के लिए आपको number of moles ढूंढना पड़ेंगे. जहाँ पे number of moles ज़्यादा होंगे वहाँ पे number of particles भी ज़्यादा होंगे. तो maximum number of molecules पूछा है यहाँ पे. तो अगर आप बात करोगे AR की, so it is 13.3 divided by 39.3, which of course is 39.9, which is 1/3. अगर आप बात करोगे कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज 11/44, विच इज इक्वल टू 1/4. अगर आप बात करोगे ऑक्सीजन की, सो इट वुड बी 24 डिवाइडेड बाय 32. ओके, तो यहाँ पे इट इज गोइंग टू बी 4 6 and of course it would be 4 8 and then this will be 3 by 2 3 2 4, right? So oxygen is 3/4 and of course methane की बात करोगे तो methane is 16/16, which of course is equal to 1. तो आप देखो कि सबसे ज़्यादा मोल्स आपके मीथेन में है, तो that becomes your correct answer. Okay, next, what amount of oxygen is used at STP to obtain 9 grams of water from sufficient amount of hydrogen? तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा सा आपका स्टोइक्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है. ओके, सो दैट वी आर गोइंग टू डू लिटिल लेटर. अब देखो, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 56 ग्राम्स ऑफ डाई नाइट्रोजन एट STP. तो अगर आपके पास 1 मोल नाइट्रोजन है, डाई नाइट्रोजन यानी N2, यानी आपके पास 28 ग्राम्स है और इसका जो वॉल्यूम होगा वो 22.4 लीटर्स होगा. तो अभी बात हो रही है 56 की, सो ऑब्वियसली 56 ग्राम्स इज एग्जैक्टली डबल ऑफ दिस, तो योर करेक्ट आंसर विल बी 44.8, राइट? नेक्स्ट, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 5.4 ग्राम्स ऑफ यूरिया. ठीक है, तो ये ऑब्वियसली आई थिंक सो वी हैव ऑलरेडी डन दिस, सो इट विल बी ऑप्शन बी. ओके, तो यहाँ पे देखो, फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 3.2 ग्राम्स ऑफ मीथेन. ये वाला क्वेश्चन. तो यहाँ पे आप सबको पता है कि अगर हम 1 मोल मीथेन ले रहे तो बेसिकली हम 16 ग्राम्स मीथेन ले रहे, राइट? बिकॉज दैट इज द वेट ऑफ 1 मोल ऑफ योर कंपाउंड, दैट इज द वेट ऑफ एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल. तो पहले तो हम देखते हैं कि मीथेन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे. तो देखो, अगर कार्बन है तो कार्बन के 6 और हाइड्रोजन है तो 1 × 4 विच इज इक्वल टू 10. तो 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. तो 16 ग्राम्स अगर है तो यहाँ पे 10 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए. तो अभी 3.2 ग्राम्स दिया है ना आपको, तो 3.2 में कितना होगा? सो इट विल बी 3.2 × 10 डिवाइडेड बाय 16. ओके, सो दैट वुड बी 32 डिवाइडेड बाय 16 विच इज इक्वल टू 2 मोल्स ऑफ योर इलेक्ट्रॉन्स. अब आपको मोल्स तो नहीं पूछे, आपको नंबर पूछा है, तो ये 2 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? तो एवोगाड्रोस नंबर से, विच ऑफ कोर्स इज गोइंग टू बी 12 × 10 टू द पावर 22, और ऑफ कोर्स इफ यू वांट यू कैन राइट इट एज 1.2 × 10 टू द पावर 24, राइट? तो द करेक्ट आंसर ऑफ कोर्स विल बी ऑप्शन बी. ठीक है, अब स्टोइक्योमेट्री की बात करते हैं. तो बेसिकली स्टोइक्योमेट्री क्या होता है? तो कोई भी केमिकल रिएक्शन को जब आप बैलेंस करते हो तो आप एक नंबर लिखते हो बिफोर द सिंबल ऑफ द एलिमेंट, राइट? और जब आप ये सारे नंबर्स का रेशो लोगे तो इसको कहते हैं स्टोइक्योमेट्री. जैसे मान के चलो कि अगर आपके पास है H2 + O2 गिव्स यू H2O, तो इसको अगर आप बैलेंस करोगे तो इट वुड बी 2, राइट? एंड देन ऑफ कोर्स इट वुड बी 2 ईयर H2O2, राइट? सो इट वुड बी H2 2 टाइम्स, राइट? सो यहाँ पे देखो, ये जो 2 है ये 1 है और ये 2 है. So what is the ratio? The ratio is 2:1:2. This is going to be your ratio, right? तो ये आपका ratio है, ठीक है? तो this is going to be your ratio, okay? And this ratio is what you call as stoichiometry. So this is going to be the ratio for every particular reaction. जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, so C plus O2 gives you CO. तो यहाँ पे ये हो गया हाफ, राइट? आप चाहो तो इसको हाफ लिखो या आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो. 2 + 1 gives you what? 2. So this will be 2, right? And of course this is 1 and this is 2. तो ये रेशियो अगेन क्या है? 2:1:2. तो इस रेशियो को, विच इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इसको कहते हैं स्टोइक्योमेट्री. सो व्हाट इज दिस? दिस इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स
in a balanced chemical equation. ओके तो ये आपको इसको कहते हैं स्टोइकियोमेट्री। फिर ये देखो एटॉमिक मास तो बेसिकली क्या है, तो एटॉमिक मास आपको पता है कि अगर हाइड्रोजन है तो इसका जो मास है ये 1 AMU होता है। तो एटॉमिक मास यूनिट इज 1 AMU। तो हाइड्रोजन के लिए ऑब्वियसली एक एटम का जो वेट है वो होता है 1 AMU, और अगर क्लोरीन है तो ऑब्वियसली इट विल बी 17 AMU। तो एक एटम का जो वेट है वो होता है आपका AMU, एक एटम का वेट। ओके और ऑब्वियसली अगर आपको इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करना है, या अगर आप ग्राम्स में यू वांट टू कन्वर्जन फैक्टर, सो 1 AMU is going to be equal to 1.66 into 10 to the power minus 27 kgs. Okay, or it will be 1.66 into 10 to the power minus 24 grams. तो ये कन्वर्जन है AMU to obviously your करस्पॉन्डिंग kgs या ग्राम्स। ओके तो ये AMU और ग्राम्स का कन्वर्जन है या kgs का कन्वर्जन है। तो ये देखो ये होगा kg, तो 1 AMU is equal to 1.66 into 10 to the power minus 27 kgs, और 1 AMU is equal to 1.66 into 10 to the power minus 24 grams, राइट। क्लोरीन की बात कर रहे हो तो अगर एक एटम का वेट है तो वो दैट इज 1 AMU, विच ऑफ कोर्स इज गोइंग टू बी 1.66 into 10 to the power minus 27 kgs या 1.66 into 10 to the power minus 24 grams, राइट। अब लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, तो आप कोई भी केमिकल रिएक्शन जब कैरी आउट करते हो तो ऑब्वियसली आप अगर किसी भी स्टार्टिंग का अमाउंट कम ज़्यादा लेते हो तो उस हिसाब से आपका प्रोडक्ट जो है वो डिसाइड होता है, ठीक है। तो लिमिटिंग रिएजेंट वो है जो पूरा कंज्यूम हो जाता है आपके केमिकल रिएक्शन में। सो इट इज़ अ रिएजेंट विच कंप्लीटली गेट्स कंज्यूम्ड। ओके और ऑफ कोर्स कंप्लीटली कंज्यूम होता है क्योंकि आपने उसको कम अमाउंट में लिया है। किसी कोई और रिएजेंट अगर है तो वो एक्सेस में लिया होगा तो वो बच जाएगा, ठीक है। तो जैसे अगर हम बात करें H2 + O2 गिविंग यू H2O की, तो यहाँ पे तुम देखो कि 2H2 + O2 गिव्स यू 2H2O। तो ये 2 मोल्स है, ये 1 मोल है और ये 2 मोल्स है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 2 मोल हाइड्रोजन यानी 2 ग्राम्स, ओके सॉरी 2 मोल्स हाइड्रोजन यानी 4 ग्राम्स, और अगर हम 1 मोल ऑक्सीजन की बात करें तो इट इज 32 ग्राम्स, राइट। तो 4 ग्राम्स ऑफ योर हाइड्रोजन combines with 32 grams of your oxygen to form 36 grams of water, right। तो ये आपका रेशो है, 4 ग्राम हाइड्रोजन के लिए 32 ग्राम ऑक्सीजन लगेगा ताकि आपस में दोनों रिएक्ट हो और आपको 36 ग्राम्स वाटर मिलेगा। लेकिन लिमिटिंग रिएजेंट मतलब क्या कि मान के चलो कि मैंने एक ऐसा रिएक्शन कैरी आउट किया है जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो मैंने इस तरह से लिया है। तो ये आपका स्टोइकियोमेट्री है 2:1:2। आपको चाहिए 4 के लिए 32 लग रहा है, तो यहाँ पे मैंने 8 ग्राम लिया है और मैंने 8 ग्राम के लिए 32 ग्राम ऑक्सीजन लिया है। ओके इस तरह से मैंने रेशो लिया है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्टोइकियोमेट्री से 4 के लिए 32 लग रहा है, इजंट इट। तो यहाँ पे कितना लिया है आपने 8, तो 8 के लिए एक्चुअली कितना लगना चाहिए, तो डबल लगना चाहिए 64, लेकिन आपने लिया कितना है 32। तो 32 जो है ये 8 के साथ पूरा का पूरा रिएक्ट होगा और उसका कुछ भी पार्ट नहीं बचेगा, लेकिन जो 8 है उसमें से सिर्फ 4 ही रिएक्ट होगा, क्योंकि 32 ग्राम्स अगर आपका ऑक्सीजन है तो आपको 4 ग्राम क्या चाहिए, आपको 4 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए, लेकिन आपने यहाँ पे 4 की बजाय 8 लिया है। तो आफ्टर द रिएक्शन इज ओवर ये तो 4 ग्राम बच जाएगा, लेकिन ये नहीं बचेगा और आपका जो वाटर होगा वो अब भी 36 ग्राम्स होगा। गॉट इट। तो ये आपको समझना चाहिए। तो यहाँ पे जो कौन सा टोटली कंज्यूम हुआ है वो है आपका ऑक्सीजन। सो जो कंप्लीटली कंज्यूम होता है उसको कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। दिस इज वॉट यू कॉल एज योर लिमिटिंग रिएजेंट, एंड ऑफ कोर्स ये जो है ये बच गया है क्योंकि आपने इसको एक्सेस में लिया है।
तो एक लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, तो वो रिएजेंट जो कंप्लीटली कंज्यूम होता है और उसको लेके ही आप क्या डिसाइड करते हो कितना आपका प्रोडक्ट फॉर्म होने वाला है। तो अगर कोई मुझे पूछेगा वाटर कितना फॉर्म होने वाला है, तो ऑब्वियसली ये जो लिमिटिंग रिएजेंट है इसकी मदद से ही मैं वाटर का अमाउंट जो है वो फाइंड करने वाली हूँ। ठीक है, सो ये है आपका लिमिटिंग रिएजेंट। तो चलो इसके ऊपर क्या क्वेश्चन है, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ डाई हाइड्रोजन रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 2 लीटर अमोनिया गैस फ्रॉम 1 लीटर ऑफ डाई नाइट्रोजन। तो यहाँ पे H2 प्लस N2 गिव्स यू NH3। तो ये है आपका कितना 2 मोल्स, इजंट इट, और ये आपका कितना होगा 3 मोल्स। सो दिस इज 3, दिस इज 1 एंड दिस इज 2। ओके, अगर आप चाहो तो ये जो रेशियो ऑफ द मोल्स है इसको आप रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स भी ले सकते हो। तो ये 3:1:2 है, तो आप इसको 3 लीटर ले सकते हो, आप इसको 1 लीटर ले सकते हो और आप इसको 2 लीटर ले सकते हो। ओके, सो ये अकॉर्डिंग टू योर गेल-लुसैक्स लॉ है, जहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक रेशियो अगर है आपके पास और अगर सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसेस है, तो ये जो स्टोइकोमेट्रिक रेशियो है इसको आप रेशियो ऑफ द वॉल्यूम भी ले सकते हो। दैट इज योर गेल-लुसैक्स लॉ। ओके, अब यहाँ पे दिस इज व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम, और दिया क्या है उन्होंने, तो उन्होंने 1 लीटर आपको डाई नाइट्रोजन दिया है और आपको 2 लीटर क्या दिया है, तो 2 लीटर आपको रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, आपको 2 लीटर अमोनिया प्रिपेयर करना है, इजंट इट। तो ऑब्वियसली ये 1 है, ये 2 है, तो ये आपको 3 लेना पड़ेगा, इजंट इट। तो आपका जो हाइड्रोजन का वॉल्यूम है दैट इज हाउ मेनी लीटर्स, सो दैट्स योर 3 लीटर्स। फॉलोड? सो 3 liters is the volume of the hydrogen, 1 liter is the volume of nitrogen and 2 liter is the volume of ammonia. Next, what volume of ammonia is formed when 10 dm cube nitrogen reacts with 30 dm cube dihydrogen at the same temperature? तो again it's the same thing, यही same equation है, तो वो लिख रही हूँ मैं H2 plus N2 gives you what 2NH3, okay, और यहाँ पे ये 3 होगा, तो यहाँ पे this is your 3 liter, 1 liter and of course 2 liter. ओके, अब ये कितना दिया है उन्होंने, 30 dm क्यूब डाईहाइड्रोजन दिया है, यानी 30 लीटर दिया है, एंड ऑफ कोर्स 10 dm क्यूब आपके पास नाइट्रोजन है, यानी 10 लीटर है। सो 3 के लिए 1 लग रहा है, तो 30 के लिए 10 लगेगा, इजंट इट। तो यहाँ पे आप देखो कि दोनों कंप्लीटली रिएक्ट हो रहे हैं, क्योंकि 3 लीटर अगर आप हाइड्रोजन लोगे तो कंप्लीट रिएक्शन के लिए 1 लीटर क्या लगेगा आपको, नाइट्रोजन लगेगा कंप्लीट रिएक्शन के लिए, यानी दोनों में से कोई बचेगा नहीं, पूरा का पूरा रिएक्ट होगा और आपको पूरा का पूरा अमोनिया मिलेगा। लेकिन उसी रेशियो में ये 30 और 10 आता है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको कितना मिलेगा, 20 लीटर्स आपको आपका अमोनिया मिलेगा, क्योंकि अगर ये 3 लीटर है तो ये 2 लीटर है, तो 30 है तो 20 होगा, या अगर ये 1 लीटर है तो ये 2 लीटर है, तो 10 है तो 20 होगा। सो योर करेक्ट आंसर विल बी 20 dm क्यूब। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन, तो यहाँ पे रिएक्शन दी गई है, एंड व्हाट इज दैट, Mg + 2HCl गिव्स यू व्हाट, MgCl2 + H2। ओके, ये दिया है आपको, एंड दिस इज अ गैस, राइट। कैलकुलेट द मास ऑफ Mg रिक्वायर्ड टू लिबरेट 4.48 dm क्यूब हाइड्रोजन एट STP। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे स्टोइकोमेट्री देखेंगे, Mg और हाइड्रोजन की बात हुई है तो बस उसी का बात करेंगे। तो 1 मोल अगर आप Mg लेते हो तो आपको 1 मोल हाइड्रोजन मिलता है। मैंने बाकियों को क्यों कंसिडर नहीं किया, क्योंकि आपके इक्वेशन में बात किसकी हो रही है, कैलकुलेट द मास ऑफ नाइट्रोजन, और आपको वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन दिया है। ओके, इसका मतलब अगर आप 1 मोल आपका मैग्नीशियम यानी कितने ग्राम होता है, तो 24 ग्राम्स। 24 ग्राम्स अगर आप मैग्नीशियम लोगे तो आपको 1 वॉल्यूम ऑफ योर हाइड्रोजन मिलेगा, यानी आपको मिलेगा 1 लीटर ऑफ योर हाइड्रोजन, राइट। या इफ यू वांट यू कैन जस्ट टेक इट एज 2 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन, फिर हम इसको वापस वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दिस इज 2 ग्राम्स, राइट। STP अगर है तो ये ऑब्वियसली 22.4 होगा, तो इट्स योर चॉइस। अगर आप चाहो तो इसको 22.4 ग्राम्स ले सकते हो, क्योंकि अब बात हो रही है STP की। अभी आपके पास कितना दिया है, तो 4.48 ग्राम्स 48 dm क्यूब आपका हाइड्रोजन है, तो ऑब्वियसली आपका जो मैग्नीशियम है वो कितना होगा, राइट। तो ये होगा आपका 24 × 4.48 डिवाइडेड बाय 22.4, ठीक है। तो ये है आपका कैलकुलेशन जो आपको करना है यहाँ पे। फिर इधर अगर आप देखोगे तो दिस इज गोइंग टू बी 0.2, ओके, और ये होगा आपका 8 और ये हो गया आपका 4, सो दिस विल बी 4.8, राइट। तो आपको कितने ग्राम्स लगेगा मैग्नीशियम, 4.8, ओके। तो पहले तो आप पूरा इक्वेशन लिखो जो ऑलरेडी आपको दिया गया है,
फिर मैग्नीशियम हाइड्रोजन की बात हो रही है तो वो रेशो देखो 1 मोल 1 मोल, यानी 24 ग्राम गिव्स, और वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एट STP विल बी 22.4, अभी ये 4.48 है, तो कितना अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम होगा? सो दिस इनटू दिस डिवाइडेड बाय दिस, so it will be 24 into 4.48 divided by 22.4, so that would be 0.2 and this would be 4.8. okay, so with that the correct answer of course is your 4.8. अब जो next question है वो क्या है, ये देखो, thermal decomposition of 10 gram of calcium carbonate is carried out in a closed vessel. Calculate the masses of calcium oxide and carbon dioxide. तो ये है आपका CaCO3, और ये अगर आप डिकम्पोज करोगे तो आपको कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेटली देयर इज नो नीड टू बैलेंस इट, यानी अगर ये 1 मोल है तो ऑब्वियसली ये 1 मोल होगा और ये भी 1 मोल होगा, इजंट इट। अब बात किसकी हो रही है, तो यू हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, एंड ऑफ कोर्स आपको दिया है 10 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो पहले तो 1 मोल मतलब कितना, 100 ग्राम्स। कैल्शियम ऑक्साइड कितना होगा, तो कैल्शियम इज 40, दिस इज 56, और ये 56 ग्राम्स है और ये 44 ग्राम्स है, राइट। तो अगर यहाँ पे आपको 10 ग्राम्स दिया है तो ये देखो 100 ग्राम्स विल गिव यू 56, सो 10 ग्राम्स विल गिव यू 5.6, और 100 ग्राम्स इज गिविंग यू 44, सो 10 ग्राम्स विल गिव यू 4.4 ग्राम्स। ओके, सो दैट बिकम्स योर करेक्ट आंसर विच ऑफ कोर्स इज योर ऑप्शन डी, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर, अगेन एक क्वेश्चन आता है इससे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जो इसका लास्ट पार्ट है जहाँ पे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो वो आपके पूरे पी ब्लॉक डी ब्लॉक पे इंपॉर्टेंट है, और उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये जो फिजिकल 11th के जो चैप्टर्स है जिसमें कहा जाता है कि एक क्वेश्चन आता है, लेकिन एक्चुअली अगर आप मुझसे पूछो तो ये ऐसे चैप्टर्स है जिसमें से बहुत सारे आपके फंडामेंटल्स बिल्ड होते हैं, और इसमें से जो भी टॉपिक्स है इसको आगे जाके आप यूज़ करते हो और उस पर उन चैप्टर्स पे क्वेश्चन आते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे आपके डी ब्लॉक पे क्वेश्चंस है, कॉपर का, क्रोमियम का, जो आप यहाँ पर भी सीखते हो, ठीक है। तो इट्स अप टू यू आप किस तरह से देखो, लेकिन अगर आप मुझसे बात करोगे तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, इनको बिल्कुल आप निगलेक्ट ना करो, ज़रूर करो, क्योंकि अच्छे से करोगे तो फ़ायदा ही होगा, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपके एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर की। तो इलेक्ट्रॉन क्या, इसका जो मास है वो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 है, चार्जेस -1, मास इज 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kgs, एंड ऑफ कोर्स अगर प्रोटॉन की बात हो रही है तो सेम चार्ज है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, चार्ज +1 का है, और इसका मास जो है वो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27 है। एंड अगर न्यूट्रॉन की बात करोगे तो इस पर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन इस थोड़ा सा प्रोटॉन से हेवियर है, इट इज़ 1.674 इंटू 10 टू द पावर -27 kgs। AMU में अगर मास देखोगे तो 1.00867 है, एंड ऑफ कोर्स यू कैन जस्ट कंसिडर इट टू बी 1। तो ये हो गए आपके पैरामीटर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इज ऑफ कोर्स प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल, बट आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आर न्यूक्लियॉन्स विच आर प्रेजेंट इन द इनर शेल। नेक्स्ट, आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होता है, तो दीज आर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, तो ऑब्वियसली उनका एटॉमिक नंबर तो सेम होगा लेकिन उनका एटॉमिक मास नंबर अलग होगा। जैसे कॉपर का एटॉमिक नंबर, कॉपर के 2 है, C12 और C13, तो यहाँ और C14, ऐसे 3 आइसोटोप्स है। तो अगर आप एटॉमिक नंबर की बात करोगे तो इट इज़ गोइंग टू बी 666, और अगर मास नंबर की बात करोगे तो 12, 13, 14। आइसोबार्स क्या होते हैं, सो दीज आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विच हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर। तो जैसे अगर कार्बन की बात करोगे तो कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 और मास नंबर है 14, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज 6, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज 8। नाइट्रोजन इज एटॉमिक नंबर इज 7, मास नंबर इज 14, एंड अगर आप प्रोटॉन्स की बात करोगे तो वो भी 7 ही होना चाहिए, क्योंकि एटॉमिक मास नंबर इज एक्चुअली द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, राइट। और अगर इसका मास नंबर देखोगे तो 14 है, तो दोनों के जो मास नंबर है वो सेम है, और यहाँ पे दोनों में जो प्रोटॉन्स का नंबर है वो अलग है और न्यूट्रॉन्स का नंबर भी अलग है, बट द सम ऑफ द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज गोइंग टू बी द सेम, एंड दैट इज व्हाट इज योर आइसोबार। नेक्स्ट, आइसोटोन्स। अब आइसोटोन्स में अगर आप देखोगे तो इट इज बेसिकली द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर गोइंग टू बी सेम, तो मास नंबर अलग है, एटॉमिक नंबर अलग है, सब अलग है, राइट, लेकिन जो न्यूट्रॉन का नंबर है वो सेम है। जैसे बोरॉन 11.5, तो atomic number is 5 and mass number is 11, and the number of neutrons of course will be 6 because it is 11 minus 5. Okay,
और अगर आप बात करें हो कार्बन C612 की, तो इसमें जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है, मास नंबर 12 है, एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज अगेन गोइंग टू बी 6. सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज 6. फिर इसके बाद है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज. तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज मतलब दीज आर द स्पीशीज विच हैव गॉट द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट. तो इनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनको कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज. चलो अब ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज कंटेन्स 20 इलेक्ट्रॉन्स. तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि 20 इलेक्ट्रॉन्स किस में है. तो अगर आप बात करोगे कैल्शियम की, तो आपको पता है कि कैल्शियम का एटॉमिक नंबर जो है वो 20 है, यानी इसमें प्रोटॉन्स का जो नंबर है वो 20 है. तो आप मुझे बोलोगे यहाँ तो इलेक्ट्रॉन्स पूछा है, तो ऑब्वियसली ये कैल्शियम पे कोई भी चार्ज नहीं है, यानी जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, यानी जितना प्रोटॉन का नंबर है उतना ही किसका नंबर होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का नंबर होना चाहिए. तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी. विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज अ एग्जाम्पल ऑफ आइसोटोन्स. सो आइसोटोन्स क्या होते हैं, सो दे शुड हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. तो अब देखो कि कार्बन जो है 6 और 12 और 14, दैट इज योर आइसोबार, क्योंकि ये सेम एलिमेंट है, दैट इज योर आइसोटोप्स, सेम एलिमेंट है, लेकिन एटॉमिक मास नंबर जो है वो अलग अलग है. तो ये आपका आइसोटोन है. और अगर आप बी देखोगे तो यहाँ पे आप देखो कि दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ योर आइसोटोन, क्योंकि आपके जो कार्बन और बोरॉन है उसमें जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो सेम होने चाहिए. तो आप देख सकते हो, या इनफैक्ट यही एग्जाम्पल अभी हमने देखा था कि कार्बन के केस में आपका जो प्रोटॉन है वो 6 है और मास नंबर 12 है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन विल बी 12 माइनस 6 विच इज 6. और बोरॉन के केस में इट इज 5 and 11, सो योर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन विल बी 11 माइनस 5 विच अगेन इज 6. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग आइसोबार्स. सो आइसोबार्स में क्या होता है, तो दीज आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, बट इनका एटॉमिक मास नंबर सेम होता है, बट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का नंबर अलग अलग होता है. सो दीज हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, गलत. दीज आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, ये सही है. ये डिफरेंट एलिमेंट्स के हैं. दीज हैव सेम एटॉमिक नंबर, गलत. दीज हैव सेम डिफरेंट मास नंबर, तो यहाँ पे इनका मास नंबर जो है वो सेम होता है, बट ऑफकोर्स दे आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, राइट. तो यहाँ पे उन्होंने व्हाट इज करेक्ट पूछा है, सो दीज आर एटम्स ऑफ द डिफरेंट. हाउ मेनी आइसोटोप्स ऑफ नाइट्रोजन आर फाउंड. तो नाइट्रोजन की अगर बात करोगे तो नाइट्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं. नेक्स्ट, what is the representation of an element having mass number of 40 and 21 neutrons. तो अगर आपको मास नंबर दिया है, यानी इट इज प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स विच इज इक्वल टू 40, तो ऑब्वियसली प्रोटॉन्स विल बी 40 माइनस 21 विच ऑफकोर्स इज इक्वल टू 19. तो प्रोटॉन 90 है और मास नंबर आपका 40 है, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे, तो आपका एलिमेंट अगर x है तो यहाँ पे आप लिखोगे नंबर ऑफ प्रोटॉन विच ऑफकोर्स इज योर एटॉमिक नंबर, और यहाँ पे आप लिखोगे मास नंबर विच इज 40. सो डेफिनेटली योर करेक्ट आंसर इज योर ऑप्शन बी. ये देखो, विच फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट आइसोटोप्स. सो दीज आर द एटम्स ऑफ, सो विच नॉट ट्रू अबाउट आइसोटोप्स. ओके, सो दीज आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, ये तो सही है. दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, ये भी सही है. दे ऑक्यूपाई सेम पोजीशन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये सही है. दे हैव इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये गलत है. तो अगर आइसोटोप्स की बात हो रही है तो आइसोटोप्स डोंट हैव इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, राइट. दे हैव इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, बट दे हैव गॉट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, राइट. क्योंकि इनका मास नंबर जो है वो अलग अलग होता है, और वो इसलिए होता है क्योंकि इनमें अलग अलग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है. विच फ्रॉम द फॉलोइंग स्पीशीज डज नॉट हैव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिमिलर टू द अदर स्पीशीज. बेसिकली यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि इसमें कौन से ऐसे हैं जो 3 आइसो इलेक्ट्रॉनिक है और एक जो है वो अलग है, वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है. सो नियॉन की अगर बात करोगे तो 10 है. ऑक्सीजन की अगर बात करोगे तो 8 इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन उस पर 2 माइनस का चार्ज है, तो ये भी 10 है. सोडियम की बात करोगे तो ये 11 है, और सोडियम Na+ की बात करोगे तो 10 है. तो यहाँ पे आप देखो कि Na जो है इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स है, बाकी सबके पास 10 है, यानी ये जो है ये बाकियों से अलग है. अब बात करते हैं आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, जो है लाइट. सो ये देखो, लाइट जो है ये एक वेव है, बट एक्चुअली आपको पता है कि इट इज़ बेसिकली अ बंडल ऑफ वेव्स जिसको हम फोटॉन्स कहते हैं. बट अगर हम बात करेंगे स्पीड ऑफ लाइट की, सो इट वॉज गिवन बाय c इज इक्वल टू लैम्डा इंटू न्यू. और अगर हम बात कर रहे हैं वेव नंबर की,
So what is wave number? Wave number is 1 upon lambda, which is equal to, which is given as nu bar, and of course c is equal to wavelength into frequency. तो speed of light is given by wavelength into frequency. ये देखो, अब बात करते हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल की. तो ये जो है, ये रुदरफोर्ड के जो मॉडल है उस पे जो इम्प्रूवमेंट है वो यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है. तो द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट हैविंग फिक्स रेडियस एंड एनर्जी कॉल्ड एज एनर्जी स्टेट्स. मतलब अगर आप किसी भी एटम की बात कर रहे हो तो एक एटम में होता क्या है, तो एक एटम में होता है न्यूक्लियस और इसके अतराफ में होते हैं ऐसे फिक्स्ड एनर्जी स्टेट्स, राइट. मतलब इलेक्ट्रॉन जो है ये इनमें मूव करते हैं और हर इस सर्क्यूलर पाथ की अपनी एक एनर्जी होती है जो फिक्स्ड होती है, इसलिए इनको कहा जाता है फिक्स्ड एनर्जी स्टेट. फिक्स्ड एनर्जी स्टेट का मतलब कि इनकी अपनी एनर्जी जो है वो सेम फिक्स्ड रहती है. फिर क्या कहते हैं कि एज लॉन्ग एज द इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन द एनर्जी ऑर्बिट, मतलब ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ये अतराफ इस ऑर्बिट में घूम रहे हैं, और जैसे जब तक वो घूमते रहते हैं उस ऑर्बिट में तब तक ना तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं ना तो वो एनर्जी को लिबरेट करते हैं, यानी उनकी एनर्जी जो है वो फिक्स्ड होती है. सो एज लॉन्ग एज वो इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में मूव कर रहा है उसकी एनर्जी ना कम होगी ना ज़्यादा होगी, उसकी एनर्जी फिक्स्ड रहेगी विच इज़ इक्वल टू द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट. फिर क्या दिया है उन्होंने, fixed energy state of electron will remain constant. When the electron moves from a lower energy to a higher energy orbit, it will absorb energy. मतलब अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप कर रहा है तो ये आपका N1 है और ये आपका N2 है. तो अगर ये यहाँ से यहाँ जंप कर रहा है तो ऑब्वियसली ये एक लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी पे जा रहा है, तो ऑब्वियसली वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा. और अगर वो लोअर से हायर से नीचे आ रहा है तो वो एनर्जी को क्या करेगा, लिबरेट करेगा. तो अगर मान के चलो कि ये वाला इलेक्ट्रॉन जो एक हायर ऑर्बिट में है अगर वो नीचे आता है N2 में आता है तो फिर उसको एनर्जी जो है वो लिबरेट करनी पड़ेगी. लेकिन कितनी एनर्जी लिबरेट करेगा, कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तो ये N1 में है तो मान के चलो कि इसकी एनर्जी E1 है, ये N2 में है तो इसकी एनर्जी E2 है. तो ये दोनों का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस जो है ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एब्जॉर्ब करेगा. So that is the difference in the energy of the two orbit. तो अगर एक लोअर से हायर पे जा रहा है तो वो उतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा विच इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द टू एंड इट विल डू इट इन द फॉर्म ऑफ फोटोन. तो ये जो एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा वो लाइट का एक पैकेट के फॉर्म में एब्जॉर्ब करेगा विच इज कॉल्ड एज अ फोटोन. और फोटोन की जो एनर्जी है that is given by h into nu, and same is the case if the electron is coming from a higher orbit to a lower orbit. यानी ऊपर से अगर नीचे आ रहा है तो भी वो क्या करेगा, एनर्जी को अब तो वो एनर्जी को लिबरेट करेगा. नीचे से ऊपर जा रहा है तो एब्जॉर्ब करेगा, ऊपर से नीचे आ रहा है तो लिबरेट करेगा, एंड इट विल लिबरेट इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, अ फोटोन, एंड दैट इज गिवन बाय h into nu. तो यहाँ से देखो ये इधर से N3 से N2 पे आ रहा है तो वो हायर से लोअर पे आ रहा है, राइट. तो वो उतनी एनर्जी लिबरेट करेगा. कितनी एनर्जी लिबरेट करेगा, E3 माइनस E2 विच अगेन इज इक्वल टू डेल्टा E. इतनी एनर्जी वो लिबरेट करेगा, ओके. और यहाँ पे इतनी एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा. तो अगर वो लोअर से हायर पे जा रहा है तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा अलग लिखती हूँ, E3 से E2 पे आ रहा है तो वो कहाँ से आ रहा है, E2 पे N3 से यहाँ पे आ रहा है, राइट. तो यहाँ पे वो एनर्जी को क्या करेगा, लिबरेट करेगा. तो ये एक्चुअली नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि एनर्जी इज लिबरेटेड हियर, ठीक है. एंड दैट अगेन इज डन इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, फोटॉन. सो इट इज ऑलवेज गोइंग टू टेक एनर्जी और एब्जॉर्ब एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, ओके. Energy absorbed is always delta E, which is E2 minus E1, which is in the form of photon. So the energy of a photon is given by h into nu. अब दूसरा क्या है, तो electron moves only in orbits for which the angular momentum is an integral multiple of h upon 2 pi. तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ कुछ ही ऑर्बिट्स में मूव करेगा और वो कौन डिसाइड करता है, तो उस एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो अगर एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज गिवन बाय h upon is a integral multiple of h upon 2 pi, तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग इज गिवन बाय m into v into r, विच हैज़ टू बी अ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h upon 2 pi. अगर आपके इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h upon 2 pi है तो ही वो उस ऑर्बिट में मूव करेगा. तो n की वैल्यू होगी 1 2 3, राइट. सो दिस इज अ इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन विच वॉज मेड बाय बोर, दैट h
mvr इज इक्वल टू n इंटू एच अपॉन 2 पाई। यानी आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में ही क्यों मूव हो रहा है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है इज अ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में ही क्यों मूव हो रहा है, क्योंकि इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है इज अ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। तो यहाँ पे इट इज 1 इंटू एच अपॉन 2 पाई। ओके, और ये वाला 3 में ही क्यों मूव हो रहा है, क्योंकि इसका जो एंगुलर मोमेंटम है इज अ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। सो ये वाले इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है इज 3 टाइम्स h अपॉन 2 पाई, इसलिए वो उस थर्ड ऑर्बिट में मूव कर रहा है। तो आपका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 1 2 3 इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम हियर। तो ये जो n है यहाँ पे इस पर्टिकुलर इक्वेशन में वो एक्चुअली आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। तो एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में क्यों मूव करता है, तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है इज अ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। जैसे ये वाला इलेक्ट्रॉन फर्स्ट में ही क्यों मूव हो रहा है, बिकॉज इट्स एंगुलर मोमेंटम इज 1 इंटू एच अपॉन 2 पाई। ओके, तो यहाँ पे n की वैल्यू 1 हो गई, इसलिए वो 1 में मूव कर रहा है। ये 3 में क्यों मूव कर रहा है, क्योंकि इट्स एंगुलर मोमेंटम इज 3 टाइम्स h अपॉन 2 पाई, इसलिए वो 3 में मूव कर रहा है। अब बात करते हैं कुछ आपके स्पेक्ट्रम्स की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अलग अलग स्पेक्ट्रम सीरीज है आपके पास, लाइमन, बाल्मर, पास्कन, ब्रैकेट, पीफट। अब ये लाइमन क्या है, तो आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी भी ऊपर वाले एनर्जी स्टेट से 1 पे अगर जंप कर रहा है तो ये हो गया आपका लाइमन। ओके, अगर आपका इलेक्ट्रॉन किसी भी ऊपर वाले एनर्जी स्टेट से 2 पे जंप कर रहा है तो ये हो गया बाल्मन। पास्कन अगर बात करोगे तो वो किसी भी ऊपर वाले स्टेट से जंप कर रहा है टू द थर्ड, ये n इक्वल टू 3 है तो ये पास्कन है। किसी भी ऊपर वाले इससे वो अगर 4th पे जंप कर रहा है तो ये ब्रैकेट है। किसी भी ऊपर वाले इससे 5 पे अगर जंप कर रहा है तो ये पीफंट है। तो दीज आर योर डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस। और ऑब्वियसली ये जो बाल्मर है ये विजिबल रीजन में होता है, और ये जो लाइमन है ये यूवी में होता है, और बाकी इंफ्रारेड में आते हैं। ठीक है, जो विजिबल में बाल्मर है। और ये जो डिफरेंस इन द एनर्जी लेवल्स है दैट इज डेल्टा ई इज 2.18 इंटू एच इंटू 10 टू द पावर माइनस 18, 1 अपॉन एन एफ फाइनल माइनस 1 अपॉन एन आई इनिशियल। अब ये डेल्टा ई आपको पता है इज एच इंटू न्यू, राइट। अब ये एच इंटू न्यू क्या है, सो इट इज एच इंटू सी अपॉन लैम्डा, राइट। न्यू आपकी फ्रीक्वेंसी है तो आपको पता है c इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा, so obviously nu will be c upon lambda. So this is h into c upon lambda which is equal to delta E, which is equal to 2.18 into 10 to the power minus 18, 1 upon nf final। यानी ये आपका 1 है अगर लाइमन है तो 2 है अगर बाल्मर है तो 3 है अगर पास्कन है तो ये NF जो है ये फाइनल है। मतलब ऊपर से वो फाइनली कहाँ आ रहा है, तो लाइमन में आ रहा है तो ये फाइनल 1 हो गया, बाल्मर में आ रहा है तो ये फाइनल 2 हो गया, माइनस 1 अपॉन NI इनिशियल। अब ये इनिशियल कुछ भी हो सकता है, वो कहीं भी हो सकता है, राइट। 1 पे अगर आ रहा है तो वो 2 3 4 5 6 7 इन्फिनिटी कहीं भी हो सकता है। ओके, अब ये है h इंटू सी अपॉन लैम्डा विच इज इक्वल टू डेल्टा ई और विच इज इक्वल टू 2.18 एंड दिस इज ऑफकोर्स इन जूल्स। अगर आप इसको 1 अपॉन लैम्डा लिखोगे तो दैट वुड बी 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 डिवाइडेड बाय h इंटू सी 1 अपॉन एन एफ द होल स्क्वेयर। तो आपको पता है एन एफ क्या है, ये आपका फाइनल डेस्टिनेशन है, दिस विल बी इन सेंटीमीटर इनवर्स, दिस इज व्हाट इज योर वेव नंबर। एंड ऑफ कोर्स अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो h आपको पता है प्लैंक्स कांस्टेंट है तो उसकी वैल्यू आप डालो, c आपको पता है आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट है तो उसकी वैल्यू डालो। तो ये अगर आप कैलकुलेट करोगे तो इट टर्न्स आउट टू बी 109677 which of course is very close to 1.096 into 10 to the power 5 सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये है आपका वेव नंबर विच इज़ जनरली आस्क्ड। ठीक है, तो ये एक आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो एक्सप्रेशंस है अलग अलग, रेडियस के लिए इट इज़ 52.9 n स्क्वायर अपॉन जेड, पिकोमीटर्स में अगर रेडियस कैलकुलेट करना है तो एनर्जी इज माइनस 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जेड स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर। जूल्स में अगर कैलकुलेट करनी है तो डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस विच टॉक्स अबाउट द ड्यूअल नेचर दैट इज द वेव नेचर एज वेल एज द पार्टिकल नेचर। सो लैम्डा इज h अपॉन p विच इज इक्वल टू h अपॉन m इंटू v। एंड हाइजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज दैट आप किसी भी माइक्रोस्कोप किसी भी पार्टिकल का जो बहुत छोटा है साइज में, जिसका मास बहुत कम है, उसका आप एग्जैक्ट पोजीशन और उसकी एग्जैक्ट मोमेंटम आप कैलकुलेट नहीं कर सकते
there will always be a uncertainty in the position and momentum. So delta x is the uncertainty in the position, delta p is the uncertainty in the momentum, and the product of the two, that is uncertainty in the position and uncertainty in the momentum, is either greater than or equal to h upon 2 pi. Okay, so delta x into delta p is greater than or equal to h upon 4 pi. तो डेल्टा पी क्या है, तो ऑब्वियसली इट्स चेंज इन मोमेंटम, जो ऑब्वियसली अगर इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो इट इज ओनली बिकॉज मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल नॉट चेंज, बट ऑफकोर्स उसकी वेलोसिटी चेंज होगी. सो दिस विल बी m इंटू डेल्टा वी विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई, राइट. सो डेल्टा x इंटू डेल्टा वी विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई इंटू m. ओके, तो ये भी एक रिलेशन है विच कैन बी द रिलेशन दैट यू कैन कंसिडर, which is a modification of this. Okay, चलो अब बात करते हैं इसकी. What is the energy associated with the fourth orbit of hydrogen atom? तो यहाँ पे एनर्जी की बात हो रही है, तो एनर्जी के लिए आपको पता है इक्वेशन क्या है, तो इट्स -2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर. तो ये इक्वेशन पहले तो हम लिखेंगे -2.18 इंटू 10 टू द पावर -18, ओके, इंटू वॉट, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, एंड ऑफ कोर्स दिस इज इन जूल्स, राइट. तो आपको ये जूल्स में ही कैलकुलेट करना है. तो यहाँ पे आप क्या करोगे, तो z की वैल्यू क्या है, तो हाइड्रोजन के बारे में बात हो रही है, तो ऑब्वियसली आपके z की वैल्यू तो 1 होगी, और फोर्थ ऑर्बिट की बात हो रही है, इसका मतलब यहाँ पे n की वैल्यू आप 4 सब्सटीट्यूट करोगे. सो E विल बी इक्वल टू -2.18 इंटू 10 टू द पावर -18, ये है 1 upon 4 the whole square, which of course is 16. So this will be -2.18 divided by 16 into 10 to the power -18. This will be your energy in joules, right? तो यहाँ पे आप क्या करने वाले हो, तो obviously आपको डिवाइड करना पड़ेगा. तो it will be ये देखो, ये 0.1 होगा, right? And this will be 3, right? So obviously your correct answer is your option D. Okay, अब यहाँ पे देखो, what is the wave number of the lowest transition in the Balmer series? तो यहाँ पे आपको पता है कि लैम्डा 1 upon lambda is equal to RH, which actually is your NF, your Rydberg's constant, okay, और ये है आपका फॉर्मूला. अब बाल्मर सीरीज में आपको पता है NF is equal to 2 और NI will be equal to 3, क्योंकि लोएस्ट चाहिए तो ऑब्वियसली 3 से 2 पे आ रहा है, दैट विल गिव यू द लोएस्ट वैल्यू. तो यहाँ पे इट विल बी 1 अपॉन लैम्डा विच ऑफकोर्स इज योर वेव नंबर, जो आपको कैलकुलेट करना है, आर 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 9. ओके, तो दैट वुड बी 5 अपॉन 36 इंटू आर एच. सो दैट विल बी योर करेक्ट आंसर, 5 अपॉन 36, दैट ऑफकोर्स इज योर ऑप्शन बी. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हियर योर वेव नंबर 1 अपॉन लैम्डा इज गिवन एज 11516 सेंटीमीटर इनवर्स. So lambda will be equal to 1 upon 11516 centimeters, right? तो इसको अगर हमने 11 कंसिडर किया तो इट इज़ 1 upon 11 सेंटीमीटर. सो दैट वुड बी 0.09 अप्रॉक्सीमेटली सेंटीमीटर्स, राइट. दैट इज़ वॉट इट इज़ गोइंग टू बी. क्योंकि हम इसको 11 कंसिडर करें तो ये 0.09 होगा. तो आपका जो आंसर है वो 900 के आसपास होना चाहिए नैनोमीटर्स में. ओके, सो इसको हम कंसिडर करें 11, 1, so you are considering it to be 11,000, right? And then of course it would be into 10 to the power -3, and then of course अगर आप देखोगे तो that would be 900, isn't it, into 10 to the power -7. तो ये है आपका सेंटीमीटर्स में, और नैनोमीटर 900 के आसपास आपका आंसर होना चाहिए. सो दिस विल बी, एक मिनट, हाँ, तो ये क्या होगा, तो ये 0.9 होगा अप्रॉक्सीमेटली, 0.9 सेंटीमीटर होगा इंटू 10 टू द पावर -3. सो डेफिनेटली आपका जो आंसर है वो होगा 900 इंटू 10 टू द पावर -7. तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो सी के आसपास होना चाहिए, बिकॉज यू नो दैट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -7 सेंटीमीटर. सो इट विल बी वेरी क्लोज टू 900. अब ये देखो यहाँ पे, व्हाट इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ अ मोनोपॉजिटिव हीलियम आयन. तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो आपका जो एनर्जी का फॉर्मूला है वो है -2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर. अब हीलियम की अगर बात हो रही है तो जेड की जो वैल्यू है वो है आपकी 2 और एन की वैल्यू 1 है.
तो it would be energy minus 2.18 into 10 to the power minus 18 into 2 the whole square upon 1 the whole square. So that would be minus 2.18 into 10 to the power minus 18 into 4, and then accordingly it will be 8.72 into 10 to the power minus 18, right? So that of course is your option D. Next, which parameter is indicated by the number of waves passing through a given point in 1 second? So obviously number of waves passing through a given point in 1 second is actually the frequency. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम? तो रेडियस का जो फॉर्मूला है वो क्या है, वो क्या आपको याद है क्या फॉर्मूला है रेडियस का? तो ये देखो, रेडियस का फॉर्मूला है 52.9 n स्क्वायर अपॉन जेड. 52.9 n स्क्वायर अपॉन जेड, ये आपके रेडियस का फॉर्मूला है. 52.9 n स्क्वायर अपॉन जेड. ओके, अब यहाँ पे हीलियम की बात हो रही है और फर्स्ट ऑर्बिट की बात हो रही है, तो n इज इक्वल टू 1 और आपको पता है z इज इक्वल टू 2 एंड दिस वैल्यू इज इन पिकोमीटर्स. सो इट वुड बी 52.9 डिवाइडेड बाय 2 into 1 the whole square, and that would be 5 2s are 6 are, and of course this will be 26.45. okay, next, what is the frequency of violet light having wavelength 400 meters? तो आपको पता है c is equal to lambda into nu. अब c is 3 into 10 to the power 8 meters per second, lambda is 400 nanometers, तो ऑब्वियसली इसको आपको लेना पड़ेगा मीटर्स में, सो मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power 9, और आपको फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है. सो फ्रीक्वेंसी इज 3 into 10 to the power 8 डिवाइडेड बाय 400 into 10 to the power minus 9, right? So it would be 3 into 10 to the power 8, 4 into 10 to the power minus 7, so it would be 3 by 4 into 10 to the power 15, right? So ये कितना हो गया? 0.75 into 10 to the power 15, which is 7.5 into 10 to the power 14 hertz. So that becomes your correct answer. So that of course is your option C. ठीक है, अब ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन गिव्स एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ स्टेशनरी ऑर्बिट? तो आपको पता है कि द एंगुलर मोमेंटम शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2π. सो यहाँ पे योर करेक्ट आंसर इज ऑफकोर्स योर ऑप्शन ए. ये देखो, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट. तो रेडियस के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है? 52/9 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, राइट? और यहाँ पे Li की अगर बात हो रही है तो आपको पता है z इज इक्वल टू 3 और फर्स्ट ऑर्बिट है यानी n इज इक्वल टू 1. सो दिस विल बी 52.9 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1 द होल स्क्वायर. ओके, सो दैट वुड बी 3 1s are 3, carry over 2, so it would be 17.63 picometers. Next, what is the wave number of the photon emitted during transition from n equal to 5 to n equal to 2? तो यहाँ पे 1 upon lambda की बात हो रही है, which is equal to RH, right, into 1 upon nf the whole square minus ni the whole square, right? अब ये सेंटीमीटर है तो ये 10977 है, एंड ऑफ कोर्स फाइनल जो है n, what is the wave number emitted from n5 to that in the hydrogen atom. Okay, now let us look at this question. तो यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है? What is the wave number of the photon emitted during transition from n equal to 5 to n equal to 2? तो यहाँ पे उन्होंने पूछा है 1 upon lambda for RH, that is your Rydberg constant, 1 upon nf the whole square minus 1 upon ni the whole square, right? तो ये क्या है? तो 109677, that is going to be 1 upon final है आपका 2, which is 2 square 4 minus initial which is 25. So this is 10, you can take it as 109677, 1 upon 21 upon 100, right? तो ये हो गया आपका आंसर, एंड दिस वुड बी 1096.77 into 21. ओके, तो you can just write it as 1097 into 21. तो ये कितना हो गया? 1097 into 21 will be 7901 into 14 carry over 1, 18, 19, 3, right? So in that case it would be okay. तो ये 214 carry over 1, 18 carry over 1, so that would be 1 and that would be 2. So that will be 7, 13, 3, 3.
सो इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 23037, अप्रॉक्सीमेटली इतना आसपास आपका आंसर होना चाहिए, एंड दैट ऑफ कोर्स इज योर ऑप्शन ए। अब यहाँ पे देखो, कैलकुलेट द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन द हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ द लाइमन सीरीज। तो यहाँ पे आपको पता है दैट यू हैव टू मेक यूज ऑफ 1/λ RH 1/NF द होल स्क्वायर माइनस 1/NI द होल स्क्वायर, राइट। अब ये RH क्या है, तो ये है आपका 109677। फाइनल ऑफ कोर्स लाइमन में 1 होता है, तो 1 द होल स्क्वायर माइनस इनिशियल 2 होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की बात की है, यानी सबसे कम से कम एनर्जी कहाँ लगेगी, तो 2 से 1 पे आएगा तब, ठीक है। एंड दैट वुड बी 109677 विच इज 4 - 1 3/4, राइट। तो अगर आप चाहो तो इसको डिवाइड कर सकते हो, तो ये देखो 4 1 4, sorry 2 8, carry over 2, so it is 29, so that would be 7 which is 28, 419, so it would be 27419 into 3, right. So 9 3s are 27, 5 12, 21 plus 1 2, and of course it would be 5 6 7 6 7 8, okay. So 9 27 5 12 21 plus 1 22 6 7 8, so that is your answer for 1/λ। अभी आपको लैम्डा ढूंढना है, so that would be 1/82257, okay। तो क्या करो, ये देखो कितने, 1 2 3 4, कितना ये 1 2 3 4 5, राइट। तो आप क्या करो, दोनों को 10 to the power 5 से मल्टीप्लाई करो, सो इट वुड बी 1 2 3 4 5, ओके। और ये होगा आपका इंटू 10 to the power -5 डिवाइडेड बाय 82257। तो आप चाहो तो इसको 10 to the power 6 से भी कर सकते हो, सो हियर इट वुड बी -6, राइट। यस 5 से भी कर सकते हो, द चॉइस इज योर्स। तो यहाँ पे अगर आपने 5 से किया इसको, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई 5 से, तो उसको डिवाइड भी 5 से करना है, यानी 10 to the power -5 से उसको मल्टीप्लाई करना है। सो दिस वुड बी अप्रॉक्सीमेटली, ये देखो ये हो गया 1 राइट, एंड देन ऑफ कोर्स इट वुड बी 1 पॉइंट, कितना डिफरेंस रहेगा, बहुत कम, इजंट इट। सो अप्रॉक्सीमेटली 1.2 इसका आंसर आएगा। सो योर करेक्ट आंसर इज योर ऑप्शन बी। It is impossible to determine simultaneously the exact position of an electron, okay। So यहाँ पे which rule is that, which rule tells you that it is impossible to find the exact position, so that is your Hunsberg uncertainty। What is the de Broglie wavelength of a particle having mass 6.64 into 10 to the power -22 moving with the velocity of this much? So lambda is equal to h upon p, which is h upon m into v, right, and this is 6.63 into 10 to the power -34. What is the mass? Mass is 6.64 into 10 to the power -27 into 3 into 10 to the power 3। तो ये और ये आप पता है जाएगा, तो ये ऊपर जाएगा, तो दैट वुड बी 10 to the power -34 plus 27 divided by 3 into 10 to the power 3। So that would be 10 to the power -7 upon 3 into 10 to the power 3। तो ये ऊपर जाएगा, 1/3 होगा into 10 to the power -10 meters, right। So it would be 0.33 into 10 to the power -10 meters, okay। अब यहाँ पे नैनोमीटर की अगर बात हो रही है, तो ऑब्वियसली नैनोमीटर मतलब इट विल बी, आपको पता है 1 नैनोमीटर is equal to 10 to the power -9 meters, right। तो इसका मतलब this will be equal to 0.33 into 10 to the power -1 nanometer, which of course will be 0.033 nanometers, okay। तो here your correct answer will be option B, ठीक है। सो ये 10 to the power -10 meters है, तो it would be 0.033 nanometer, that will be option B। अब ये देखो, what is the correct mathematical expression of Heisenberg's uncertainty principle? So here it is your greater than or equal to h upon 4 pi, so it's your option C। अब बात करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट इसके जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो आपको पता है कि 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं, उसमें से एक है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर।
और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो मेन एनर्जी लेवल होता है, यानी आपके इलेक्ट्रॉन आपको पता है कि उन ऑर्बिट्स में घूमते हैं जिनकी एंगुलर मोमेंटम इज़ अ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। और जब तक वो इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में घूमता है तब तक ना तो वो एनर्जी देता है ना लेता है, यानी उसकी एनर्जी फिक्स्ड होती है। तो हर ऑर्बिट की अपनी एक एनर्जी होती है और वो कौन डिसाइड करता है? तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, राइट। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है, जो आपका मेन एनर्जी लेवल है, उसकी जो वैल्यूज़ होती है वो 1 2 3 ऐसी होती है। और अगर आप चाहो तो इसको K L M ऐसे भी डेजिग्नेट कर सकते हो, ठीक है। फिर अभी बारी है आपके एज़ोमिथल क्वांटम नंबर की, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एज L, और इसको सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी कहा जाता है, ओके। अब ये आपका जो प्रिंसिपल एनर्जी लेवल है वो फर्दर डिवाइडेड होता है आपके एज़ोमिथल क्वांटम नंबर में, ठीक है। अब ये एज़ोमिथल क्वांटम नंबर्स की क्या वैल्यूज़ होती है? सो इट इज़ 0 to n-1। तो L कैन टेक वैल्यूज़ फ्रॉम 0 to n-1, यानी आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू एज़ोमिथल क्वांटम नंबर, और वो यहाँ पे जो वैल्यूज़ होगी वो होगी 0 to n-1। यानी मान के चलो कि अगर आपके n की वैल्यू 1 है तो आपके L की वैल्यू जो है वो 0 होगी, लोएस्ट वैल्यू, और हाईएस्ट n-1 होगी, तो ऑब्वियसली इट्स 1 - 1 विच इज़ 0। तो इसको कहा जाता है S, राइट। तो अगर आपके एज़ोमिथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 है तो उस लेवल को या कहा जाता है S, और ये हो गया आपका ऑर्बिटल विच इज़ 1s, ठीक है। If your n is equal to 2, then of course your L can take values from 0 to n-1, यानी L will be equal to 0, L will be equal to 1। तो अगर आपके L की वैल्यू 0 है तो आप उसको S बोलोगे, L की वैल्यू 1 है तो आप इसको P बोलोगे। यानी अगर सेकंड आपका शेल है तो इसमें होगा 2S और 2P, राइट। सिमिलरली अगर n की वैल्यू 3 है तो L कैन टेक वैल्यूज़ फ्रॉम 0 to n-1। तो अगर 0 है तो S है, 1 है तो P है, और 2 है तो D है, यानी ये हो गया 3S 3P और 3D, फॉलोड। तो ऐसे आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 इसमें डिवाइडेड है। अब ये एज़ोमिथल क्वांटम नंबर आपको क्या बताता है? तो एज़ोमिथल क्वांटम नंबर आपको जो ऑर्बिटल है उसका शेप बताता है, ओके। सो द एज़ोमिथल क्वांटम नंबर टेल्स यू अबाउट द शेप ऑफ द ऑर्बिटल। और एक, अगर आपके n की वैल्यू 4 है तो ऑब्वियसली L की वैल्यूज़ विल बी फ्रॉम 0 1 2, and of course the highest will be 4 - 1 which is 3। यानी ये S है, इसको P बोलोगे, इसको D बोलोगे और इसको F बोलोगे, यानी आपका 4S है, 4P है, 4D है और आपका 4F है, ठीक है। तो ये सारे आपके वैल्यूज़ है फॉर योर L इक्वल टू 0 1 2 3, यानी आपका फोर्थ शेल जो है वो डिवाइडेड है 4S 4P 4D और 4F में। अभी एज़ोमिथल क्वांटम नंबर आपको क्या बताता है? तो ये बताता है आपको आपके शेप ऑफ द ऑर्बिटल। ओके, अभी शेप ऑफ ऑर्बिटल क्या है? तो आपको पता है कि अगर S ऑर्बिटल है तो इट इज स्फेरिकल, राइट। तो अगर S है तो आप इसको स्फेरिकल बोलते हो। अगर P है तो आपको पता है इट इज डम्बल शेप्ड, and then of course it is along x y and z axis। then of course D है तो it is double dumbbell which is going to be along your two different axes, यानी क्योंकि डबल डम्बल है तो इट विल बी अलोंग एक्स एंड वाई एंड जेड, ओके। तो आपका जो P है दैट इज डम्बल शेप्ड एंड इट कैन बी अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, सो इट इज PX PY एंड PZ, ओके। और एक चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए कि आपका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो आपको ऑर्बिटल के साइज़ के बारे में बताता है, शेप के बारे में नहीं लेकिन साइज़ के बारे में। सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको एनर्जी के बारे में, इट्स अ मेन एनर्जी लेवल, तो ऑब्वियसली वो एनर्जी के बारे में भी बताएगा, लेकिन इट ऑल्सो टेल्स यू अबाउट द साइज ऑफ ऑर्बिटल। क्या मतलब है इसका कि अगर आपके पास 2S 3S और 4S है तो आपको पता है कि ये S है, मतलब इन सबका जो शेप है वो स्फेरिकल होना चाहिए, लेकिन 2S जो है वो छोटा है, 3S बड़ा है और 4S उससे भी बड़ा है। सो आपको देख सकते हो कि 2 3 4 जो है ये आपके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स है, और जो आपके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द साइज ऑफ योर ऑर्बिटल, ओके। तो ये सब आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की, जो है M। तो ये क्या बताता है आपको कि आपका जो ऑर्बिटल है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अपने आप को कितनी तरह से ओरिएंट रख सकता है। यानी आप कह सकते हो कि आपका जो एज़ोमिथल क्वांटम नंबर है, जो सबशेल है आपका, वो फर्दर डिवाइडेड कितने पार्ट्स में होता है। तो दैट इज़ योर
मैग्नेटिक क्वांटम नंबर विच टॉक्स अबाउट ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द मैग्नेटिक फील्ड। यानी आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है एक मूविंग चार्ज है, तो उसका खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, और अगर आप उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो वो अपने आप को कितनी तरह से अरेंज करेगा। तो वो जो अरेंजमेंट है दैट इज़ गिवन बाय योर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स, जो शुरू होते हैं -L से, और इट कैन टेक वैल्यूज़ फ्रॉम -1 टू -L टू +L। मतलब अगर आपके L की वैल्यू 1 है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है उसकी जो वैल्यू होगी, या L की वैल्यू अगर 0 है तो ऑब्वियसली M की वैल्यू 0 होगी। तो L की वैल्यू 0 मतलब इट इज़ योर S ऑर्बिटल। सो जो S ऑर्बिटल में है उसमें कोई ओरिएंटेशन नहीं होता है, लेकिन अगर L की वैल्यू 1 है तो M की वैल्यू विल बी फ्रॉम -1 टू +1। सो इट विल बी -1 0 एंड इट विल बी व्हाट +1। सो देयर आर 3 पॉसिबल ओरिएंटेशंस, इसलिए जो आपका P ऑर्बिटल है वो Px, Py और Pz होता है। उसी तरह से अगर आपके L की वैल्यू 2 है, सो M कैन टेक वैल्यूज फ्रॉम -2 -1 0 +1 एंड +2। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो d ऑर्बिटल है, क्योंकि अगर L इज इक्वल टू 1 सो इट्स योर p ऑर्बिटल, L इज इक्वल टू 2 इज योर d ऑर्बिटल। सो ऑब्वियसली इफ इट इज योर d ऑर्बिटल देन इट कैन हैव 5 डिफरेंट ओरिएंटेशंस इन अ मैग्नेटिक फील्ड, और वो है आपके dxy, dyz, dzx, राइट। ये 3 जिनका शेप जो है वो सेम है, सिर्फ उनका ओरिएंटेशन अलग अलग एक्सिस पे है। और इसके अलावा है आपके पास dx² y² और ऑफ कोर्स यू हैव गॉट dz², राइट। तो ये जो 3 है dx y yz, दे ऑल हैव ओरिएंटेशन इन बिटवीन द 2 एक्सिस। तो मान के चलो कि अगर x और y है, सो दिस इज योर x एक्सिस, सो दिस इज योर 1 ऑर्बिटल, दिस इज योर अदर ऑर्बिटल। तो ये आपका dxy है। सिमिलरली dyz क्या होगा, तो ये y होगा और ये z होगा। dzx क्या होगा, तो ये x है और ये z है, बाकी शेप तो सेम है। dx² y² क्या हो सकता है, तो dx² y² इज एक्चुअली योर orbital along your x-axis and orbital along your y-axis. So this is what is your x and this is what is your y, right? And of course you have got dz². So what is your dz²? So it is along your z-axis. तो ये आपकी z-axis है, right? And ये आपकी x और y-axis. तो ये z है, ये x है और ये y है. So it is a orbital along z and it has got इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्प्रेड इवनली अलोंग योर एक्स एंड वाई एक्सिस। तो ये आपके डी ऑर्बिटल के अलग अलग शेप्स है, ठीक है। फिर अगर आप बात कर रहे हो, अगर आपके एल की वैल्यू 2 है, 3 है, तो अगर 3 है तो ऑब्वियसली ये हो गया आपका एफ। तो एम की जो वैल्यूज होगी वो होगी -3 -2 -1 0 +1 +2 एंड +3। तो आप देख सकते हो कि 7 डिफरेंट ओरिएंटेशंस उसके लिए पॉसिबल है, ठीक है। मतलब अगर आप इलेक्ट्रॉन को एफ ऑर्बिटल में रखोगे और उस इलेक्ट्रॉन को अगर आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो इट कैन अरेंज इटसेल्फ इन 7 डिफरेंट ओरिएंटेशंस, ओके। तो ये जो ओरिएंटेशंस है इसको हम ऑब्वियसली एक ऑर्बिटल या एक स्क्वायर डायग्राम के जैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर m इक्वल टू 0 है तो ऑब्वियसली इट्स जस्ट 1 ऑर्बिटल, ओके, बिकॉज देयर इज ओनली 1 ओरिएंटेशन। लेकिन अगर l इक्वल टू 1 है तो m विल हैव वैल्यूज फ्रॉम -1 0 टू +1, यानी यहाँ पे 3 अलग अलग ओरिएंटेशन पॉसिबल है। तो हम इसको ऐसे 3 अलग अलग ऑर्बिटल में दिखा सकते हैं। अगर l इक्वल टू 2 है तो 5 ओरिएंटेशंस पॉसिबल है। सो इट विल बी 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ओके। और यहाँ पे this will be 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, तो it will be 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जो ओरिएंटेशन है इसको हम ऐसे ब्लॉक डायग्राम के जैसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। और स्पिन क्वांटम नंबर तो ऑब्वियसली इट बेसिकली टेल्स यू दैट द इलेक्ट्रॉन विच इज मूविंग इन अ सर्कल इज ऑल्सो स्पिनिंग ऑन इट्स ओन एक्सिस, एंड दैट कैन बी ईदर इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन या इट कैन बी इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो स्पिन कर रहा है तो ऑब्वियसली यू राइट इट एज +12, और अगर वो -12 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है तो यू आर गोइंग टू राइट इट एज -12। और ये +12 और -12 जो है ये आपके स्पिन क्वांटम नंबर है। तो हमने अभी डिस्कस किए 4 क्वांटम नंबर्स। एक है आपका
spin quantum number, magnetic quantum number, of course azimuthal quantum number and of course your principal quantum number. अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे अफबाउस प्रिंसिपल की. तो क्वांटम नंबर्स तो है, लेकिन अभी अगर आपको इलेक्ट्रॉन को आपके एटम में इंट्रोड्यूस करना है तो उसके लिए 3 प्रिंसिपल्स है जो आपको याद रखने हैं. पहला है अफबाउस प्रिंसिपल. तो ये प्रिंसिपल के हिसाब से जो फिलिंग ऑफ द ऑर्बिटल होता है आपके एटम में, वो होता है इन द इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल्स, राइट. यानी सबसे लोएस्ट एनर्जी वाले जो ऑर्बिटल है वो सबसे जल्दी फिल होते हैं और हाईएस्ट एनर्जी वाले हैं वो लेट फिल होते हैं. सो यहाँ पे अफबाउस प्रिंसिपल क्या है, सो द फिलिंग ऑफ द ऑर्बिटल takes place in increasing order of energy. Okay, increasing order of energy, and which means that the lowest energy orbital is the first to get filled, right? So therefore lowest energy orbital is the first to get filled. Okay, followed by higher energy orbitals. ओके, और हाउ डू यू गिव द एनर्जी, आपको क्या पता एक ऑर्बिटल की एनर्जी जो है आप उसको कैसे डेजिग्नेट करते हो. तो एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल इज गिवन बाय द n+l वैल्यू. जिसकी n+l वैल्यू ज़्यादा उसकी एनर्जी ज़्यादा. सो एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल is directly proportional to the n+l value. Higher the n+l value, higher is the energy. तो जैसे अगर हम बात करेंगे 1s की, तो यहाँ पे n की वैल्यू 1 है, l की वैल्यू 0 है, तो आप देख सकते हो कि n+l वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो इसका मतलब ये जो ऑर्बिटल है इसकी एनर्जी सबसे कम है. फिर बारी है आपके 2s की, फिर बारी है आपके 2p की. तो 2p में आप देखो कि n की वैल्यू 2 है, l की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे इट विल बी 2, राइट. लेकिन अगर 2p हाँ, तो यहाँ पे ये 3 होगा, ठीक है. सो इट इज 3. ओके, लेकिन अभी अगर आप 3s की बात करोगे तो 3s में n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 0 है, तो ये भी 3 है. तो अभी आप देखो कि आपके पास ऐसे 2 ऑर्बिटल है जिसके लिए n की वैल्यू 3 है. तो फिर ऐसे केस में आप क्या करोगे, तो जिसकी n की वैल्यू छोटी है उसको आप सबसे पहले फिल करोगे. यानी 2p और 3s दोनों में n+l वैल्यू सेम है. तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो जिसकी n की वैल्यू छोटी उसको सबसे पहले फिल करना है. तो यहाँ पे ऑब्वियसली 2p की n की वैल्यू छोटी है. देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि n वैल्यू इज लोअर, सो दिस विल बी द फर्स्ट टू गेट फिल्ड. इसी तरह से आप 4s के लिए कर सकते हो, 4p के लिए कर सकते हो, 4d के लिए कर सकते हो. एंड यू कैन ऐड द n+l वैल्यू एंड यू कैन आइडेंटिफाई द फिलिंग ऑफ द ऑर्बिटल. तो आप देख सकते हो कि 4s के लिए n की वैल्यू 4 है और l की वैल्यू 0 है, तो n+l इज 4. और उसी तरह से 3p के लिए n की वैल्यू 3 है और l की वैल्यू 1 है, तो ऑब्वियसली इट विल बी 4. तो यहाँ पे भी वही सिचुएशन है कि दोनों के लिए n+l वैल्यू सेम है. तो फिर क्या करना है, तो जिसके लिए n की वैल्यू कम है, जैसे जिसके लिए n की वैल्यू 3 है, वो आपको सबसे पहले फिल करना है, ठीक है. नेक्स्ट, तो यहाँ पे फिर आपका जो फिलिंग है दैट विल फॉलो अ पर्टिकुलर ऑर्डर. एंड व्हाट इज़ दैट ऑर्डर, तो सबसे पहले जो फिल होता है वो 1s है, फिर 2s है, फिर 2p है, फिर 3s है, फिर 3p है, फिर 4s है, राइट. और फिर ऑफकोर्स इसके बाद है आपका 4p. ओके, देन इट विल बी 5s, ठीक है. एंड देन ऑफकोर्स यू विल हैव 5p, देन इट विल बी योर 4d, राइट. देन इट विल बी योर 6s. तो इस तरह से फिलिंग होगा. देन 5d, 6, ये 5p है और ये 6p है और ये 7s है. ओके, फिर होगा आपका 4f, फिर इसके बाद आएगा आपका 5d, 6p, 7s, राइट. फिर यहाँ पे होगा आपका 5f, फिर ये होगा आपका 6d, फिर ये होगा आपका 7p. इस तरह से फिलिंग होगा. तो सबसे पहले जो फिल होता है वो 1s है, फिर 2s है, राइट, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, राइट. फिर होगा 3d, उसके बाद आएगा आपका 4p, 5s, राइट. फिर 4d, 5p, 6s,
फिर ये होगा 4f, 5d, 6p, 7s, इस तरह से फिलिंग होगा। और ये फिलिंग एक्चुअली इज बेसिकली योर n+l वैल्यूज। तो आप देखो कि 3d के लिए जो n+l वैल्यू है वो 3+2 विच इज़ 5, 4p के लिए इट विल बी 4+1 विच इज़ 5, एंड 5s के लिए अगेन इट विल बी 5+0। तो इन तीनों के लिए या जो भी एक एरो में आते हैं उन सब के लिए जो n+l वैल्यू है वो सेम होती है, इसलिए वो एक ही साथ फिल हो गए। लेकिन ऑब्वियसली 3d, 4p और 5s के लिए सबके लिए जो n+l वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 5। ओके, तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली वो फिल होगा जिसके लिए n वैल्यू कम है, फिर उसके बाद 4 फिल होगा 4p और उसके बाद 5s। बट ये तीनों के लिए n+l वैल्यू सेम है, आप कैलकुलेट कर सकते हो 4f, 5d, 7s और 7p, इसके लिए n+l वैल्यू इज इक्वल टू 7। तो ऑब्वियसली सबसे पहले जो फिल होगा वो 4f है, फिर 5d, फिर 6 और फिर 7, दैट इज अकॉर्डिंग टू योर अबव प्रिंसिपल। ओके, फिर बारी है आपके पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की। तो इसके हिसाब से नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स सेम, राइट। तो ये एक आपका पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है जिसके हिसाब से नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव all the 4 quantum numbers same. Can have all the 4 quantum numbers same. तो एटलीस्ट अगर पहले 3 सेम है तो एटलीस्ट द लास्ट वन विल बी डिफरेंट विच इज़ योर स्पिन क्वांटम नंबर। अब इसका क्या मतलब है, इससे क्या होता है, तो इससे हर ऑर्बिटल की कैपेसिटी डिसाइड होती है और वो है 2। देयरफॉर ईच ऑर्बिटल कैन हैव ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स पर ऑर्बिटल। ओके, तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आपको ये बताता है कि हर ऑर्बिटल की कैपेसिटी जो है वो सिर्फ 2 की होगी। तो जैसे s है तो आपको पता है कि s में एक ही ऑर्बिटल है तो s की कैपेसिटी 2 की है, राइट। p अगर बात करोगे तो आपको पता है p में 3 ऑर्बिटल है, तो इसके हिसाब से p की जो कैपेसिटी है वो कितने की है, तो हर एक इसमें मैक्सिमम 2 होंगे, तो मैक्सिमम इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, s में 2 होंगे। डी की आपको पता है देयर आर 5 ऑर्बिटल्स, तो आपको पता है कि हर ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 होंगे। तो यहाँ पे अगर आपने हर ऑर्बिटल में 2 डाल दिए तो इसका मतलब डी के पास मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो आपको ये समझना है यहाँ पे कि आपका जो डी ऑर्बिटल है ना, वो डी ऑर्बिटल मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स उसके पास रह सकते, 10 से ज़्यादा नहीं, ऑफकोर्स 10 से कम रह सकते। और अगर एफ की बात करोगे तो आपको पता है कि एफ के पास 7 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, तो ऑब्वियसली 7 में हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं। तो इसके हिसाब से अगर आप बात करोगे तो इसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स है आपके, राइट। तो दिस इज द मैक्सिमम कैपेसिटी, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, ऑफकोर्स इससे कम हो सकते हैं, ठीक है। अब है हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो इसके हिसाब से क्या है कि अगर आपके पास डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है, जैसे आपको पता है कि p में 3 ऑर्बिटल है तो ये तीनों की एनर्जी सेम है, तो दैट इज व्हाट यू कॉल इट एज डीजेनरेट। इनको डीजेनरेट कहा जाता है। डीजेनरेट मतलब हैविंग सेम एनर्जी। तो अगर आपके पास ऐसे ऑर्बिटल्स है जिनकी एनर्जी सेम है तो फिर हर एक ऑर्बिटल में जब आप इलेक्ट्रॉन फिल करोगे तो आप हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन डालोगे और जब वो हाफ फिल्ड होगा तब आप पेयरिंग शुरू करोगे। तो अगर आप बात कर रहे हो p ऑर्बिटल की तो आपको पता है कि इसके पास 3 ऑर्बिटल है और ये डीजेनरेट है, यानी दे हैव गॉट सेम एनर्जी। डीजेनरेट का मतलब क्या होता है, तो इनके पास जो एनर्जी है वो सेम है, राइट। तो अभी अगर आपको p ऑर्बिटल में मान के चलो कि 4 इलेक्ट्रॉन्स डालने हैं तो आप किस तरह से डालोगे, तो एक तरीका है कि आप 1 2 3 4 ऐसे डालो, या ऑफ कोर्स आप इस तरह से भी डाल सकते हो, यानी सब में एक 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 डालो और फिर ऑफ कोर्स इसको पेयर करो। तो ये दोनों में से कौन सा सही तरीका है, तो डेफिनेटली ये गलत तरीका है और ये सही तरीका है। और इसका मतलब, और ये सही क्यों है, क्योंकि हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। यानी आप पहले तो एक 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 इलेक्ट्रॉन डालो हर ऑर्बिटल में अगर वो डीजेनरेट है तो, यानी उनकी अगर एनर्जी सेम है तो, और फिर आप पेयरिंग करो। तो यहाँ पे पहले आप
पी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन डालोगे तब तक कि वो हाफ फिल्ड नहीं होता, और फिर उसके बाद जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है उसको आप पेयर करोगे। तो मान के चलो कि अगर आपके पास डी ऑर्बिटल है और उस डी ऑर्बिटल में आपको कितने इलेक्ट्रॉन डालने हैं, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो हंट्स रूल के हिसाब से क्या होगा, तो पहले तो हम डी के 5 लिख लेते हैं, ये 1 2 3 4 5। तो ये 7 को कैसे डालोगे, तो सबसे पहले आप इसको हाफ फिल्ड करो, यानी सबसे पहले हर ऑर्बिटल में आप एक इलेक्ट्रॉन डालो। तो हो गए 5, अभी आपको 7 डालने हैं, तो ये तो 5 हो गए। बचे हुए 2 जो है फिर आप इनको पेयर करोगे, राइट। तो यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है कि आप पहले हर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन डालो और फिर उनको पेयर करो। तो दिस इज व्हाट इज योर हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, कि अगर आपके पास डी जनरेट ऑर्बिटल्स है, जैसे पी हो गया, डी हो गया, एफ हो गया, क्योंकि ये 3 4 3 5 और 7 इन नंबर है, तो ऑब्वियसली डी जनरेट अगर ऑर्बिटल्स है, तो ये जो डी जनरेट ऑर्बिटल्स है इनको जब आप इलेक्ट्रॉन डालोगे तो हर एक इसमें एक एक डालना है, तब तक कि वो हाफ फिल्ड ना हो जाए, यानी सब में एक इलेक्ट्रॉन ना चला जाए, और उसके बाद आप पेयरिंग करो, राइट। सो इफ देयर आर डी जनरेट ऑर्बिटल्स, then the filling is done such that each orbital is singly occupied. Each orbital is singly occupied. Okay, till it is half filled, and then pairing takes place. ओके, तो हाफ फिल्ड का मतलब जैसे अगर पी में 3 अगर इलेक्ट्रॉन है तो आप उसको ऐसे फिल करोगे, हर एक में एक और एक, तो इसको कहते हैं हाफ फिल्ड। हाफ फिल्ड मतलब हाफ टू इट्स कैपेसिटी, राइट। तो आपको उसकी कैपेसिटी के हाफ इलेक्ट्रॉन्स डालने हैं। तो अगर डी है तो डी ऑब्वियसली विल बी 5, सो दैट विल बी 1 2 3 4 5, तो ये हो गया आपका हाफ फिल्ड। ओके, तो इस तरह से आपको उनमें इलेक्ट्रॉन्स डालने हैं, हाफ फिल्ड करना है, और फिर बाद में इससे ज़्यादा है तो आपको उनको पेयर करना है। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट प्रिंसिपल विच इज हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ओके, अभी बात करते हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो लेट अस टॉक अबाउट राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में वील जस्ट रैंडमली टेक, जैसे अगर नाइट्रोजन का लिखना है तो आपको पता है कि नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो सबसे पहले जो जाएगा अकॉर्डिंग टू अफबॉस प्रिंसिपल, जो सबसे पहले फिल होगा वो 1s है, फिर इसके बाद 2s है, और फिर इसके बाद 2p में बचे हुए 3 जाएंगे। तो ये हो गया आपका नाइट्रोजन 7। देन वी कैन टॉक अबाउट समथिंग लाइक सल्फर विच इज 16। तो ये क्या हो गया 1s2 2s2 2p6, तो ये 10 हो गए। फिर 3s2 और बचे हुए कितने हैं अभी 12, तो 4, तो ये 4 यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आपका से फॉर एग्जांपल आर्गन जो है 18, तो आप इसको ऐसे लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, राइट। सो यू हैव गॉट 8 इलेक्ट्रॉन्स हियर। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट है बेबी दैट इज से फॉर एग्जांपल योर वेनेडियम विच इज 23। सो ये होगा आपका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, तो ये 18 है, राइट। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट ऑर्बिटल फिल होता है वो 4s है, तो ये हो गया आपका 4s2, राइट। ये हो गए बचे हुए जो डी ऑर्बिटल है उसमें जाएंगे 3, तो ये हो गया आपका 18 19 20, और ये है आपका 23, राइट। तो यहाँ पे इस तरह से आप फिलिंग करोगे। लेकिन इसमें भी आपको पता है कि अगर हम क्रोमियम की बात कर रहे हैं तो आपको पता है क्रोमियम इज 24, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ओके, फिर इसके बाद है 4s2 और 3d4। ये एक्चुअली होना चाहिए, बट होता क्या है, अब यहाँ से लेके यहाँ तक आपको पता है कि ये कॉन्फ़िगरेशन आर्गन का है, तो हम इसको सिंपली AR लिख सकते हैं।
होता क्या है दैट इट विल हैव 3s1 4s1 3d5, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक निकल के इधर जाता है, तो इसका जो एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन है वो ऑब्जर्व से अलग है। जो ऊपर वाला कॉन्फ़िगरेशन है ये कॉन्फ़िगरेशन एक्सपेक्टेड है, ओके, और ये वाला कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जर्व्ड है। यानी यहाँ पे इसके लिए जो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन है वो जो होना चाहिए उससे अलग है। और इसका रीज़न क्या है, तो आप देखो कि ये डी ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन है और डी ऑर्बिटल की कैपेसिटी होती है 10 की, तो अभी इसमें 5 है, तो ये हो गया हाफ फील्ड, राइट। तो जो हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं या जो कंप्लीटली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं जिसमें आपका ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है या हाफ फील्ड है, तो ऐसे कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होते हैं। तो यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन आपको दिख रहा है वो एक्चुअली जो होना चाहिए उससे अलग है, और इसका रीज़न है स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड डी ऑर्बिटल। उसी तरह से अगर हम कॉपर की बात करेंगे तो कॉपर इज 29, तो ऑब्वियसली इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो AR का होगा, तो 18 इलेक्ट्रॉन्स तो ऑब्वियसली इसमें होंगे ही होंगे। इसके बाद होगा 4s2 3d9, तो ये वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है ये एक्सपेक्टेड है, यानी ये कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली क्या होता है, सो इट इज़ AR। और यहाँ पर भी वही बात है कि 4s का एक इलेक्ट्रॉन निकल के 3d में जाएगा, सो दिस विल बी 4s1 3d10 एंड दिस इज व्हाट इज योर ऑब्जर्व्ड कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पर भी आप देखो कि जो एक्सपेक्टेड है और ऑब्जर्व्ड है वो अलग अलग है, और इसका रीज़न क्या है, तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें से यहाँ पे जाएगा तो आप देखो कि जो आपका 3D है वो कंप्लीटली फिल्ड होगा, यानी इट विल हैव 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो ऑर्बिटल है अभी ये कंप्लीटली फिल्ड है, और अगर आपका ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड होता है या हाफ फिल्ड होता है तो ऐसे केस में जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है। इसकी वजह से यू विल हैव ऑब्जर्व्ड कॉन्फ़िगरेशन एंड एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट। तो यहाँ पे दो एग्जांपल्स आपको ज़रूर से याद रखने हैं, एक है क्रोमियम और एक है कॉपर, ओके। तो इस तरह से आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। तो यहाँ पे हम सारे रूल्स अप्लाई कर रहे हैं, अबाउस अप्लाई करने वाले हैं, पॉलीज एक्सक्लूजन अप्लाई करने वाले हैं, हार्न्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं, सब कुछ अप्लाई करेंगे। तो चलो अभी बारी है आपके कुछ क्वेश्चंस की जो हम अभी करने वाले हैं। तो ये देखो, नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव आइडेंटिकल सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स, सो दैट इज एक्चुअली योर पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इजंट इट? नेक्स्ट, which of the following principle decides that an orbital can accommodate maximum 2 electrons with opposite spin? तो यहाँ पे बेसिकली बात हो रही है कि वो कौन सा प्रिंसिपल है जिसको आप अप्लाई करके ये पता लगाते हो, या जिसके एप्लीकेशन की वजह से हमें ये पता लगता है कि एक ऑर्बिटल की कैपेसिटी सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की है, और वो अगेन इज योर पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, यानी नो 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स सेम। Next, what does magnetic quantum number describe? So obviously it describes the orientation of an orbital in a given shell. What is the designation of an orbital with quantum number n equal to 4, l equal to 3? तो l equal to अगर 0 है तो s होता है, l equal to 1 है तो p होता है, 2 है तो d है, तो obviously l equal to 3 यानी f हो गया, so it's your 4f. Next, what is the total number of orbital present in the n shell? तो अगर हम ऑर्बिटल की बात कर रहे हो और अगर आपका शेल n है तो ऑर्बिटल्स कितने होंगे उसमें, ये पूछा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली n अगर शेल है आपका तो इसमें जो ऑर्बिटल्स होंगे दैट विल बी, जैसे मान के चलो कि अगर आपका शेल है मेन शेल है आपका 3, राइट, तो इसमें क्या होगा, तो इट विल हैव 3s 3p और इसमें होगा 3d। तो ये 3s है जिसमें एक है, ये 3p है जिसमें क्या है, तो 3p जो है इसमें 3 है, और ये 3d है जिसमें ऑब्वियसली कितने हैं, तो 1 2 3 4 5, तो ये 5, इसके साथ ये 3 और इसके साथ ये 1, तो ये हो गया आपका 9, राइट। तो जो ऑर्बिटल्स है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ योर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो आपका जो भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसका जो भी स्क्वायर है दैट विल बी योर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, राइट। तो यहाँ पे देखो कितने ऑर्बिटल है, 9 ऑर्बिटल है अगर n की वैल्यू 3 है तो यहाँ पे अगर हमने इसको 4 कंसिडर किया तो डेफिनेटली इट विल बी 16, इजंट इट? तो कैसे, तो आप देखो कि अगर n इक्वल टू 4 है तो इट विल बी 4s जिसमें 1 होगा, 4p जिसमें 3 होंगे, 4d जिसमें 5 होंगे, ओके, 1 2 3 4 5, और ये है 4f जिसमें 7 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 है, ये 5 है, ये 3 है और ये 1 है। सो दिस विल बी
8 + 1 9, तो ये देखो ये 16 है। तो अगर n की वैल्यू 4 है तो 16 होगा। तो बेसिकली अगर ऑर्बिटल्स पूछे हैं तो रिमेंबर कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इज ऑलवेज इक्वल टू n स्क्वायर। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू n स्क्वायर, राइट। अब ये देखो व्हाट इज द नंबर ऑफ नोड्स इन 2s। तो नोड्स के लिए एक फॉर्मूला है and that is of course n minus l minus 1, that is the formula for your nodes। तो n जैसे आपको पता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, l एजिमुथल है -1। तो यहाँ पे ये n की वैल्यू 2 है, s की जो वैल्यू है वो ऑब्वियसली l की वैल्यू 0 होती है s के लिए, -1 विच इज इक्वल टू 1। तो इसमें जो नोड्स है वो 1 है। तो बस ये नोड वाला जो है ये इस साल पूछा गया था, पहले तो ये पूछा नहीं गया था। तो यहाँ पे बस ये फॉर्मूला याद रखो कि नंबर ऑफ नोड्स इज गिवन बाय n minus l minus 1, where of course your n is your principal quantum number, l is your azimuthal quantum number of the orbital, and of course इसमें से -1 आपको सब्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। सो विद दैट वी हैव कम टू द एंड ऑफ द डिस्कशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि आपका जो पी ब्लॉक है और डी ब्लॉक है उसमें वापस से ये कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में बात होने वाली है। तो यहाँ पे बेसिकली वी हैव जस्ट डिस्कस्ड अबाउट द प्रिंसिपल्स एंड ऑफ कोर्स द अफबाउस प्रिंसिपल ऑल्सो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमने डिस्कस की है, ठीक है। तो बस आप रिवाइज करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, थैंक यू।